इन्हें पता होगा। तो अब जो बच्चे 1 बजे के करीब आए उनको आपने ये अलग खबर सुना देनी है कि आज हमारी क्लास 1 घंटे पहले हो गई। सेम गोज फॉर अगला फ्राइडे इंशाल्लाह, क्योंकि वो जुम्मे वाले दिन एन हमारा क्लास जुम्मे वाले टाइम से है, तो उसमें कुछ क्लासेस और रूम्स की एडजस्टमेंट ऐसे कर ली है कि 1 घंटा पहले हम क्लास शुरू कर दें और उसको 1 घंटा पहले खत्म कर दें। तो पढ़ा घर जाके 2 की निस्बत चैप्टर 3 में जरा ज्यादा पढ़ने वाली चीजें थी। अगर हम स्पेसिफिकली बात करें याद करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो जो लिस्ट है उन लोगों की जिनको लॉ ने डिस्क्वालीफाई किया हुआ है, और उसके अलावा एक वो लिस्ट जहां पे लॉ ये कहता है कि ये अनलॉफुल कंसिडरेशन ये ऑब्जेक्ट है। ये 2 क्रैमिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर ओवर एंड अबव अगर कुछ क्रैम करना है तो जहां 5 एसेंशियल्स दिए हुए कॉन्ट्रैक्ट टेक के, ऑफर एक्सेप्टेंस के बाद के, उनको ज्यादा से ज्यादा याद किया जा सकता है। तो हर चैप्टर में हमने समझना लॉजिकल तरीके से, लेकिन कुछ स्पेसिफिक पोर्शन को हमने ध्यान में रख लेना है कि हाँ भाई ये जो है ना क्रैमिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। तो चैप्टर 3 इज ऑल डन। 3 एसेंशियल्स हमने देखे। आइडियली तो बारी चैप्टर 4 की आनी चाहिए, लेकिन चैप्टर 4 काफी बड़ा होता है और आते साथ ही ना बंदा मायूस हो जाता है कि जैसे चैप्टर 4 में जाए इतनी ज्यादा लेंथ है, उसके बाद बंदा कहता है ये तो फिर खत्म ही ना होने वाली बात है। जबकि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कुछ मजे मजे के चैप्टर्स भी हैं। तकरीबन 4 ऐसे चैप्टर्स हैं जो बहुत ही छोटे से हैं, जिसमें 5 आ जाता है, 8 आ जाता है, 9 आ जाता है, 10 आ जाता है। तो ये 4 चैप्टर्स बहुत ही सिंपलिस्टिक वे में हो रहे होते हैं। तो फिर मैं ये कर रहा होता हूँ कि 2 और 3 के बाद 4 करने से पहले हम एक दफा इन चैप्टर्स का राउंड माराते हैं। तो आज का जो हमारा टारगेट है वो 2 चैप्टर्स है, 2 छोटे छोटे चैप्टर जो कि किताब में एक सफे के हैं। आई के अपने धक्के से इनको चैप्टर बनाया हुआ है खामखा अपने 18 चैप्टर्स पूरे करने के चक्कर में, अदरवाइज ये किसी भी एक चैप्टर का एक टॉपिक हो सकते थे। कहानी स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर से। हमारी किताब में जिस चैप्टर का नाम सबसे बड़ा है वो ये है, सर्टेन रिलेशंस रिजेंबलिंग दोज क्रिएटेड बाय कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन इनको बेसिकली हम लोग शॉर्ट वर्ड्स में कहते हैं कॉसाई कॉन्ट्रैक्ट। कॉसाई इससे पहले कि इसको आप कासी कासी पढ़ते रहे या कसाई कसाई जो है ना वो, तो ये कॉसाई है। लेकिन अगेन वही वाली बात है, हम अंग्रेजों से क्यों मरूब हो, हमारा जो दिल करेगा हम पढ़ेंगे। हमने तो बस लिखना है, पढ़ने वाले ने खुद ही समझ लेना है कि हमने क्या लिखा है। तो आपका जो दिल करता है, ठीक है। कुआ सही, कुआ सी, वाह। जैसे प्यासी, कुआ सी, वाह। चले खैर, कॉसाई कॉन्ट्रैक्ट, और लंबा मतलब इसका सर्टेन रिलेशन रिजेंबलिंग दोज क्रिएटेड बाय कॉन्ट्रैक्ट। तो होता ये है कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ने हमें तरीका बताया है कि भाई एक ऑफर होगी, एक एक्सेप्टेंस होगी, बस ये 2 चीजें होंगी या कुछ और भी होगा। एक कंसिडरेशन होगी और एक अच्छा सब्जेक्ट होगा, और कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हो रहा है ना। मैंने कहा एक ऑफर होगी, एक एक्सेप्टेंस होगी, कुछ बातें फिर आप भी बताएं ना, कोई एनफोर्सेबिलिटी भी होगी, लॉफुल ऑब्जेक्ट होगा, कोई लॉफुल कंसिडरेशन होगी, कंपिटेंट पार्टीज होंगी, कोई फ्री कॉन्सेंट होगी, और कुछ ऐसा कर रहे होंगे जो मना नहीं है। वो जो लिस्ट है मना वालों की ये उसमें नहीं है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। तो कॉन्ट्रैक्ट बनने के ना काफी ज्यादा फॉर्मेलिटीज हैं कि ऐसे करो वैसे करो, ऑफर में ये फीचर्स होने चाहिए, एक्सेप्टेंस में ये फीचर्स होने चाहिए, फलाना चीज ऐसे होनी चाहिए, फलाना चीज ऐसी होनी चाहिए। हर चीज प्रॉपर तरीके से लॉ ने डिफाइन की है। बट इस चैप्टर पे आके ना लॉ ने खास यूनिक किस्म के कॉन्ट्रैक्ट्स बताए हैं। ये वो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो बनाए नहीं जाते, ये खुद ब खुद डेवलप हो जाते हैं। ये वो कॉन्ट्रैक्ट हैं जो कानून कहता है कि ये वो रिलेशंस हैं जो रिजेंबल करते हैं उन चीजों से जो कॉन्ट्रैक्ट ने क्रिएट किया है। इसका मतलब ये है कि समटाइम कुछ ऐसे अरेंजमेंट्स होंगे, समटाइम कुछ ऐसी चीजें होंगी जो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होंगी लेकिन कॉन्ट्रैक्ट जैसी दिखती होंगी, और इंटरेस्टिंगली कॉन्ट्रैक्ट एक्ट उनको कॉन्ट्रैक्ट मानेगा। तो नॉर्मली हम इन्हें कहते हैं कि ये कॉन्ट्रैक्ट होते नहीं, हो जाते हैं, ये बनाए नहीं जाते, बन जाते हैं। और क्यों ऐसा होता है कि कहीं किसी के साथ नाइंसाफी ना हो। अगर एक बंदे ने दूसरे के साथ बहुत अच्छा किया है और उसके बदले में दूसरे बंदे को सेम अच्छा करना चाहिए था और वो बंदा सेम अच्छा नहीं कर रहा,
तो ऐसा ना हो कि लोग अच्छाई छोड़ दें। तो कानून ने चीजों में मसावी हक रखने के लिए, चीजों को बैलेंस करने के लिए एक सिचुएशन क्रिएट कर दी कि जब भी एक बंदे की तरफ से दूसरे बंदे की तरफ कोई फेवर जा रही हो तो खुद ब खुद ये एक कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हो जाएगा और वो बंदा वो फेवर वापस रिटर्न करेगा कानूनी तौर पे। एक बंदा, उसने अपने पैसे ट्रांसफर करने थे किसी जगह और गलती से उसने अकाउंट नंबर एक डिजिट आगे पीछे कर दिया और किसी और के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दिए। अब वो दूसरे बंदे को अदालत लेके जाएगा और कहेगा कि जी इस बंदे से मुझे पैसे दिलवाए। वो कहेगा जी मेरा इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कब हुआ था, मैं कब बाउंड हूं कि मैं इस बंदे को ये पैसे अदा करूं। अल्लाह की तरफ से किसी की गलती से मेरे अकाउंट में पैसे आ गए तो कानून कहेगा नहीं भाई ये गलत बात है। यहां इंसाफ की बात यह है कि तुम्हारे पास ये पैसा आना नहीं बनता था, अब चूंकि आ गया है तो समझो कि तुम्हारे दरमियान एक कॉन्ट्रैक्ट है और उस कॉन्ट्रैक्ट के तहत तुमने इसके पैसे वापस करने हैं और अगर ये वापस नहीं करे तो कानूनी काम किया जा सकता है। एक एग्जांपल जो मैं रेगुलर क्लास में देता हूं उससे बात बड़े आराम से समझ आ जाती है। दैट इज कि एक शख्स को एक बटवा गिरा हुआ मिला, उसने बटवा उठा के देखा तो उसमें पैसे पड़े हुए थे 25,000। उसने सोचा कि तो बटवा जिसका है जिसमें 25,000 रुपए पड़े हुए हैं, ये बंदा तो बड़ा परेशान हो रहा होगा। उसने आसपास दुकान वालों से पूछा, हाँ भाई यहाँ पे कोई बंदा बटवा ढूंढते तो नहीं आया? उन्होंने कहा जी हमें नहीं पता। उसने कहा अच्छा ये मेरा नंबर ले, अगर अगले 1-2 दिन तक कोई भी बंदा यहाँ आए और वो ढूंढ रहा हो कि जी मेरा बटवा कहीं गिरा है तो ये नंबर पे राब्ता करवा दीजिएगा, मैं उससे निशानियां पूछूंगा, अगर उसने निशानियां सही बता दी मैं उसको बटवा उसके हवाले कर दूंगा। अब ये बटवा इसने अपने पास संभाल के रख लिया और 2 दिन तक इंतजार करता रहा कि कोई बंदा ढूंढते हुए आए, कोई आया ही नहीं ढूंढते हुए। तो उसने बटवा खोल के देखा तो उसमें NIC और कुछ इस तरह की चीजें थी, तो उसके ऊपर उसको एक एड्रेस नजर आया दूसरे शहर का, रावलपिंडी का एड्रेस नजर आया। लाहौर में उसे बटवा पड़ा हुआ मिला था। अब लाहौर में उसे बटवा पड़ा हुआ मिला, रावलपिंडी का एड्रेस है, फोन नंबर उसमें है कोई नहीं, एक एड्रेस है और पैसे अच्छे खासे हैं 25,000 रुपए। तो इसने अंदाजा लगाया कि अगर मैं यहां से रावलपिंडी जाऊंगा तो तकरीबन 1800 से 2000 के करीब बस का किराया लगेगा और बस स्टेशन तक पहुंचने में रिक्शे वगैरह का खर्चा, वहां पे रुकना और ये, तो इसने रफली अंदाजा लगाया कि 5,000 रुपए का खर्चा करके ये ट्रिप करके आ सकता है। सोचा कि इसमें 25,000 पड़े हुए, तो अगर 5,000 रुपया लग भी गया और उस बंदे तक उसकी चीज पहुंच गई तो चलो उसको 20,000 तो मिल ही जाएगा। इसने जनाब अपना खर्चा किया और दूसरे शहर पहुंचा, वहां रिक्शा करा के उस गिवन एड्रेस पे पहुंचा। एड्रेस पे जाके इसने बेल बजाई, वो भाई साहब बाहर निकले। इसने कहा जी आपकी कोई चीज गुम तो नहीं हुई? उसने कहा हुई तो है लेकिन यहाँ नहीं गुम हुई, लाहौर गुम हुई है। उसने कहा जी क्या गुम हुआ है? इसने कहा जी मेरा एक बटवा था। उसने कहा जी बटवे में कितने रुपए पड़े हुए थे? उसने कहा जी 25,000 रुपए पड़े हुए थे। 4-5 और निशानियां पूछी, उस बंदे ने सारी बातें बता दी। इस शख्स ने कहा कि फिर मुबारक हो, ये है आपका वो बटवा, मैं ढूंढ के ले आया हूं। बटवा देखते ही वो बंदा बड़ा खुश हो गया। इसने कहा जी मुझे बटवा मिला था, मैं 2-3 दिन तक इंतजार करता रहा कि आप वहां आएंगे। उसने कहा नहीं, मैं उसी दिन ही बस अपने दूसरे शहर के लिए निकला था, रास्ते में मुझे पता लगा कि बटवा गुम हो गया। अब मेरे लिए फौरी वापस आना मुश्किल था और मैंने सोचा कि इतनी बुरी दुनिया है, बटवा अब तक किसी ने चोरी कर लिया होगा वहां से। तो आप जैसे नेक आदमी तो दुनिया में होते ही नहीं है, तो बहुत खुशी हुई आपसे मिलके, ये आपने बड़ा अच्छा काम किया, आपने मेरा बटवा मुझे ढूंढ के लाके दे दिया। इसमें 25,000 पड़े हुए। हाँ जी। उसने खोला, 25,000 गिने, बटवा जेब में डाला और अंदर चला गया। इस अब जो बटवा लेके आया था उसको हुआ कि यार ये तो मतलब चलो खाली शुक्रिया ठोक के चला गया, मतलब जो है ना आगे को पैसों की बात कोई वो जो है ना। दोबारा बेल बजाई, बंदा बाहर आया। इसने कहा जी वो असल में मैं आपका बटवा देने के लिए ना लाहौर से 2,000 का किराया लगा के और इस तरह से करके वापसी भी इतना लगेगा, तो 5-1,000 रुपया लगेगा। जाहिर है मैंने सोचा इसमें 25,000 पड़े हुए हैं तो 25,000 के आगे 5,000 क्या चीज है, आपके पास चीजें तो पहुंच जाए। उसने कहा जी जी बिल्कुल, मैंने इसीलिए आपका शुक्रिया अदा किया, आप एक नेक आदमी है, आप यहाँ पे आए और अच्छा आपको अप्रिसिएशन चाहिए। और उसने जप्पी डाल दी उसे, ठीक है, घुट के जप्पी डाल दी कि हाँ भाई इसको लगे कि इंसानियत अभी भी जिंदा है, और वापस अंदर चला गया। इसने फिर से बेल बजाई, अब वो बाहर निकला। इसने कहा आपको लग नहीं रहा कुछ अभी मिस है इस सारे अरेंजमेंट में? उसने कहा अच्छा यार ये बात थी। आगे बढ़ के उसका माथा चूम लिया कि मतलब शायद इसको बहुत एक्स्ट्रा अप्रिसिएशन चाहिए। उसको अप्रिसिएशन थोड़ी चाहिए थी, वो तो पैसे चाहिए, ठीक है।
आखिरी दफा बेल बजाई और 2-3 फुट पीछे हो गया। बंदा उससे अगले लेवल पे ना चला जाए, एप्रिसिएशन में तो पता नहीं कहां से कहां पहुंच गया बंदा। तो उसको जरा थोड़े से फासले पे हुआ कि जो है ना ये माथा 3 दफा ना चूम ले मेरा। उसको कहा कि भाई पैसे, बल्कि वो क्या होता है, पैसे। तो अगले बंदे ने पलट के क्या कहा, केड़े पैसे। इसने कहा जी मैं आपका बटवा लौटाने आया। उसने कहा मैंने कर दिया, शुक्रिया आपका, नेक काम का अजर लोगे। इसने कहा जी खर्चा लगा है, ये इंसाफ की बात है कि आप इसी पैसों में से मुझे पैसे दें। उसने कहा अच्छा मुझे बताओ, क्या मैंने तुम्हें ऑफर दी थी, क्या कोई एक्सेप्टेंस हुई थी, क्या मेरा तुम्हारा कोई कॉन्ट्रैक्ट बना था, क्या मैंने वादा किया था कि तुम मेरा बटवा लाके दे दो तो मैं तुम्हें इनाम दूंगा। जब ऑफर नहीं है, एक्सेप्टेंस नहीं है, कंसिडरेशन नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो अब ये जो तुमने किया है ये एक एहसान है, ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। लेकिन अब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इस शरीफ नेक आदमी को उसका हक दिलाने के लिए कहेगा कि तुमने जो किया वो कौसाई कॉन्ट्रैक्ट है। और कौसाई कॉन्ट्रैक्ट वो रिलेशंस हैं जो रिजेंबल करते हैं दोस्त क्रिएटेड बाय कॉन्ट्रैक्ट। तो कानून इस बंदे को बचाने के लिए, इस बंदे को उसका हक दिलाने के लिए एक सिचुएशन क्रिएट कर देगा और कह देगा कि मान लो कि इनके दरमियान कॉन्ट्रैक्ट है, डीम्ड कॉन्ट्रैक्ट, कंस्ट्रक्टिव कॉन्ट्रैक्ट, समझ लो कि कॉन्ट्रैक्ट है। और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जो आपको बेनिफिट मिलते हैं ना, अपने हक वगैरह और वो सारे, वो सब के सब इसे मिल जाएंगे। तो कौसाई कॉन्ट्रैक्ट किसे कहते हैं, किताब से पूछते हैं। व्हाट इज कौसाई कॉन्ट्रैक्ट? कौसाई कॉन्ट्रैक्ट इज एन ऑब्लिगेशन इम्पोज्ड बाय लॉ इन एब्सेंस ऑफ एनी एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टीज। पार्टीज के दरमियान कोई एग्रीमेंट नहीं है, लेकिन फिर भी लॉ एक ऑब्लिगेशन इंपोज कर रहा है उनके ऊपर। कौसाई कॉन्ट्रैक्ट नॉट एन एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट, असल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, लेकिन एक लीगल सब्स्टिट्यूट है ताकि दोनों पार्टीज के दरमियान इक्विटी इंपोज की जा सके। एक बहुत बेनिफिट में ना हो और दूसरा कम बेनिफिट में ना हो, दोनों बैलेंस हो जाए। तो कानून ने किसी सिचुएशन में एक अच्छे को बैलेंस करने के लिए एक अरेंजमेंट बताया और उस अरेंजमेंट को उन्होंने कह दिया कौसाई कॉन्ट्रैक्ट है। ये कॉन्ट्रैक्ट किए नहीं जाते, हो जाते हैं, बनाए नहीं जाते, खुद ब खुद बन जाते हैं। पार्टीज में ही बैठती है, एसेंशियल्स पूरे नहीं होते, कंसिडरेशन एक साइड से होती है, एक साइड से नहीं होती, ऑफर होती है नहीं होती, एक्सेप्टेंस है नहीं है, कुछ भी नहीं हो, तो भी इंसानियत की वजह से मसावात को बरकरार करने के लिए कानून खुद ब खुद ये मान लेता है कि ये एक कॉन्ट्रैक्ट है। और जब ये कॉन्ट्रैक्ट है तो इसके ऊपर सारे रूल्स अप्लाई करेंगे। दीज आर ऑल्सो नोन एज कंस्ट्रक्टिव कॉन्ट्रैक्ट। एक छोटी सी लाइन लिखी किताब ने और आगे निकल गई। और आईकेएप अचानक से पेपर में कह देता है कंस्ट्रक्टिव कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में बताएं, और बच्चे कौसाई याद होता है या वो पूरा वाला नाम, सर्टेन रिलेशन रिजेंबलिंग दोज क्रिएटेड बाय, तो इसको कंस्ट्रक्टिव कॉन्ट्रैक्ट भी कहते हैं। तो इस तरह का कभी भी कोई अल्टरनेट नाम आपको पता लगे तो जरूर जहन में रखना है। कई दफा आपको सवाल आता है लेकिन ये वो नया नाम नहीं पता होता। तो क्या हमें कौसाई कॉन्ट्रैक्ट वाली बात समझ आई? अब ये जो कौसाई कॉन्ट्रैक्ट है जिसका हमने जिक्र किया, ये किसी भी सिचुएशन में क्रिएट हो सकता है, दर्जनों सैकड़ों हजारों सिचुएशन है जब क्रिएट हो सकता है। लेकिन हमारा स्कोप है, हमारे सिलेबस में दी गई 5 एग्जांपल्स, 5 तरह की सिचुएशंस इन्होंने बताई हैं जहां कौसाई कॉन्ट्रैक्ट खुद ब खुद क्रिएट हो जाता है। वो 5 सिचुएशंस को एक एक करके देखते हैं। सप्लाई ऑफ नेसेसरीज। सप्लाई ऑफ नेसेसरीज में क्या होता है, एक बंदा किसी ऐसे शख्स को नेसेसरी सप्लाई करता है जो इनकैपेबल टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट हो। फॉर एग्जाम्पल एक माइनर है, अब माइनर कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। माइनर अगर एक घर किराए पे लेने लगेगा तो मालिक मकान डर जाएगा कि कल को इसने नुकसान कर दिया तो मैं तो इस पे केस नहीं कर सकता। वो कोई चीज खरीदना चाहेगा, खाने पीने की, पहनने की या कुछ और इस तरह की, तो सबको डर होगा कि तो माइनर है, माइनर से कॉन्ट्रैक्ट करेंगे हम फंस जाएंगे। तो अगर कोई शख्स माइनर को हेल्प करे, या फर्ज करें एक बंदा इनसेन है, उसका दिमागी तवाजुन ठीक नहीं है, उसके साथ जो कॉन्ट्रैक्ट करेगा वो फंस जाएगा। तो ये जो माइनर है और अनसाउंड माइंड है जो कैपेबल टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, अगर ये मुश्किल में है और एक भला आदमी इनके लिए खर्चा पानी देता है, इनको जरूरियात जिंदगी सप्लाई करता है, इनको पानी देता है, इनको खुराक देता है, इनको शेल्टर देता है, इनको जगह देता है, इनको ओढ़ने के लिए रजाई कंबल देता है, इनको अच्छे कपड़े देता है, तो उस बंदे ने अगर कुछ खर्चा इन पे किया, हालांकि कैपेबल टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, लेकिन फिर भी मान लिया जाएगा कि उस बंदे का इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट हो गया। और जो इनके एसेट्स हैं, उन एसेट्स में से वो बंदा उतनी जायज रकम ले सकता है जितना उन चीजों को मुहैया करने की ओरिजिनल कॉस्ट है। तो अगर एक बंदे ने इसको 2-2.5 हजार के कपड़े दिए
अगर इसको 500 का खाना खिलाया या इसको कोई और इस तरह की जरूरियातें जिंदगी सप्लाई की, तो वो बंदा इसके एसेट्स में से उतने ले सकता है। हालांकि माइनर के एसेट्स की डीलिंग उसके बड़े होके होती है। इसी तरह से अनसाउंड है वो तो बेचारा कैपेबल है ही नहीं कॉन्ट्रैक्ट करने। लेकिन अगर एक बंदा एक माइनर को, अनसाउंड माइंड को या एक अनसाउंड माइंड के डिपेंडेंट को कोई भी जरूरियातें जिंदगी सप्लाई करे, तो वो शख्स ये हक रखता है कि उसके एसेट्स, उसकी प्रॉपर्टी में से उतना क्लेम ले ले। तो हम कहते हैं कि उस बंदे का कॉन्ट्रैक्ट उसके एसेट्स के साथ हो गया, बंदे के साथ नहीं हो सकता, तो उसके एसेट्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट हो गया। ये बात समझ आई? तो ये एक खास किस्म का कौसाई कॉन्ट्रैक्ट हो गया, जिसके अंदर हम कहते हैं कि इफ अ पर्सन इनकैपेबल टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट और हिज डिपेंडेंट, वो शख्स जो इनकैपेबल टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट है या उसका डिपेंडेंट इज सप्लाइड बाय अनदर पर्सन नेसेसरीज। फिलहाल आगे भूल जाते हैं क्या लिखा हुआ है, नेसेसरीज। द पर्सन सप्लाइज सच नेसेसरी इज एंटाइटल्ड टू बी रीइंबर्स्ड हिज प्राइस। रीइंबर्स का क्या मतलब होता है? वापस मिलेगी। हिज प्राइस फ्रॉम द प्रॉपर्टी ऑफ सच इनकम्पिटेंट पर्सन। उस इनकम्पिटेंट पर्सन के एसेट्स में से इसको उसकी अपनी रकम वापस मिलेगी। कितनी रकम वापस मिलेगी? जितना इसने जेन्युइन खर्चा किया होगा। जेन्युइन खर्चा किसे कहेंगे? नेसेसरीज सूटेड टू हिज कंडीशन इन लाइफ। अब माइनर है, उसके फादर की डेथ हो गई है और वो करोड़पति है, और ये उसे लाके जो है ना वो हाथ से वो झुलने वाला पंखा पकड़ा दे कि भाई गर्मी में यही इस्तेमाल करो, यही मैं तुम्हें दे सकता था, और वो पंखा दे दे, और वो बच्चा कहे जी वो मैं तो पहले एसी में सोता था। क्या नहीं, एसी नेसेसरी नहीं होती, एसी लग्जरी होती है। अब व्हाट इज नेसेसरी और व्हाट इज लग्जरी ये डिफाइन किया जाएगा उस बच्चे के या उस जो इनकैपेबल पर्सन है उसका जो सिचुएशन इन लाइफ है। तो अगर वो उसको अनदर पर्सन नेसेसरी सप्लाई करे सूटेड टू हिज कंडीशंस इन लाइफ, उसके लाइफस्टाइल के पैटर्न पे, तो हो सकता है वो उसको आईफोन दिला दे और हम कहते हैं नेसेसरीज है क्योंकि बच्चा अरबपति था। और हो सकता है गरीब के बच्चे को जो है वो थोड़ा सा भी महंगा फोन दिलाएं तो हम कहें फजूल खर्ची की कॉन्ट्रैक्ट है, कोई नहीं रिइंबर्समेंट देगा। बच्चा बेचारा खुद लेता तो महंगा फोन ना लेता, वो तो गरीब आदमी था। इसने जाके एमी जो है ना शशके मशके में उसको महंगा फोन ला दिया और कहा कॉन्ट्रैक्ट कहता है पैसे मुझे दो। तो अगर एक बंदे ने किसी ऐसे बंदे की जो इनकैपेबल टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट है मदद की, तो उस बंदे जिसकी मदद की जा रही है उसके लाइफस्टाइल के हिसाब से व्हाट एवर इज नेसेसरी उसको अगर प्रोवाइड किया, तो वो प्रोवाइड करने की जो ओरिजिनल कॉस्ट है, कोई प्रॉफिट नहीं रखना। और मार्केट में अगर एक चीज 1500 की 2000 की दोनों तरह से मिल रही है और आप 1500 वाली ले सकते हैं, तो धक्के से 2000 वाली चीज नहीं लेके देनी। तो अगर आपने ऐसा कर दिया तो यस अब मान लिया जाएगा कि आपने जो है अपना हक अदा कर दिया, और फिर आप उस बंदे की प्रॉपर्टी में से उतना हिस्सा क्लेम कर सकते हैं। क्या ये पॉइंट समझ आ रहा है? तो एग्जांपल्स हैं 5, जिनमें से एक एग्जांपल थी सप्लाई ऑफ नेसेसरीज। आईकेप अक्सर ये पूरा चैप्टर पूछ लेता है 5-6 नंबर के लिए। वो कहता है बताओ ये क्या कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और इसकी क्या एग्जांपल्स हैं या कौन सी सिचुएशंस हैं। वैसे तो दर्जनों सिचुएशंस है, लेकिन हमारी किताब हमारे सिलेबस के मुताबिक सिर्फ 5 सिचुएशंस है। दूसरा फाइंडर ऑफ गुड्स। जी जी भाई कुछ कहना चाहते हैं? जी जी बिल्कुल, थोड़ी देर पहले मैंने जिक्र किया, अनसाउंड माइंड भी जिक्र किया, मैंने उसके डिपेंडेंट का जिक्र भी किया। जी अब जो डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ है टेक्निकली वो भी इनकैपेबल है। अब एक बेचारा बंदा जेल में है, हवालात में, कोई उससे कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा। अब अगर उसको कोई जरूरियात जिंदगी चाहिए उसकी लाइफ कंडीशन के हिसाब से, पहली बात है कि जेल में उसको वो सब मिल रहा होगा, लेकिन फिर भी वो कहे कि नहीं जी यहाँ पे मुझे बर्गर नहीं मिल रहा। अगर उसका लाइफस्टाइल ऐसा था कि उसके हिसाब से बर्गर एक नेसेसरी आइटम है उसके लिए और उसको किसी ने सप्लाई कर दिया, तो वो भी हक रखता है उस बंदे की प्रॉपर्टी से। लेकिन ये मेनली प्रैक्टिकली अप्लाई होता है माइनर या अनसाउंड के ऊपर, चूंकि वो इनकैपेबल हुए हुए होते हैं कॉन्ट्रैक्ट करने के हवाले से। लेकिन आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हम ये तीसरी वाली कंडीशन पे भी अप्लाई कर सकते हैं। सप्लायर्स नेसेसरी के बाद फाइंडर ऑफ गुड्स। फाइंडर ऑफ गुड्स जैसे भी हमने थोड़ा पहले जिक्र किया था, लेकिन यह एक डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में। मैंने जो वो एग्जांपल दी थी वो भी एक खास तरह का कौसाई कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें बंदे का हक होता है कि अपना खर्चा पानी क्लेम करे। यहाँ बात थोड़ी सी डिफरेंट है, यहाँ उस बंदे के हक की बात नहीं हो रही जिसका सामान गुम है, उसके हक की बात हो रही है। अगर किसी को कोई गुड्स पड़े हुए मिल जाते हैं, कोई लॉस्ट हुई हुई चीजें मिल जाती हैं और वो उन्हें उठा लेता है, तो उसकी जिम्मेदारी ऐसे ही है जैसे किसी बंदे के पास अमानतन कोई चीज रखवाई हुई हो।
कानून कहता है उसकी जिम्मेदारी बन जाती है बेली की। बेलमेंट कानूनी लफ्ज है अमानत के लिए, बेलर कहते हैं अमानत रखवाने वाला, और बेली कहते हैं अमानत रखने वाला। तो अगर किसी को कोई चीज पड़ी हुई मिल जाए तो वो बेली बन जाता है। तो एक बच्चे ने बी लॉ पढ़ते हुए कहा कि सर देखें बी लॉ में पंजाबी की बातें भी लिखी हुई हैं कि अगर किसी को दूसरी की चीजें मिल जाए वो उसका बेली बन जाता है। बेली दोस्त को कहते हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं जी जो है ना देखें कॉन्ट्रैक्ट एक्ट तो हम पंजाबियों को बड़ा सपोर्ट कर रहा है, तो ये बेली पंजाबी वाला दोस्त बेली नहीं है, ये इंग्लिश वाला बेली है, यानी अमीन बन जाएगा, अमानतदार बन जाएगा। तो अगर किसी को दूसरे की चीजें पड़ी हुई मिली है वो बन गया अमानतदार। अब अमानतदार की जिम्मेदारी क्या होती है? हिफाजत करे, जब दूसरा बंदा मांगे उसे चीज दे दे, या उसको असली बंदे तक पहुंचाने की हर मुमकिन कोशिश करे। और ऐसा ना हो कि जो अमानत वाली चीजें वो बाहर बारिश में पड़ी हुई हैं और जो उसकी अपनी चीजें वो अंदर घर में पड़ी हुई हैं, उन चीजों का भी वैसा ही ख्याल रखे जैसा कि वो अपनी चीजों का रखता है। फिर अगर उसे गुम हुई चीज मिली है तो अमीन तो बन गया, लेकिन अब असल बंदे को वापस तब करेगा ना जब वो मिलेगा। तो उसे ढूंढे, हर मुमकिन कोशिश करे, और जब वो मिले उसके हवाले करे। ऐसे में फिर दूसरे बंदे का फर्ज हो जाता है कि फिर उसको जो खर्चा पानी लगा इस सारे प्रोसेस में वो उसको वापस करे। ये बात समझ आई? अगर इसने कुछ चीज पड़ी हुई पाई और उसने उस अमानत में खयानत कर दी, उसको किसी और तरह से इस्तेमाल कर लिया, तो हम काउंट करेंगे कि इसने रॉन्गफुल कन्वर्जन की है, इसने चोरी करने की कोशिश की है, इसने वो चीज अपने नाम मुंतकिल करने की कोशिश की है। दो केसेस में लॉ ये कहता है कि भाई आप ओनर को मत ढूंढे, आप ये चीज बेच के खा जाए। इतनी यशी जब वो चीज पेरिशेबल नेचर की है, या जब असल ओनर को ढूंढने की कॉस्ट इस चीज की वर्थ के 2/3 से भी ऊपर चला जाए। कितना मजा आता कि ये बटवा ढूंढता, वहां पे पहुंचता और उसको कहते जी आपका बटवा मिला, इसमें 5,100 रुपए थे, मेरा खर्चा पानी 5,000 हो गया। तो बंदा कह गया यार ये अगर 100 रुपए देने तुम मुझे आए थे ना, तो फिर बेहतर था ये 100 रुपए की तुम टॉफियां खा लेते। यानी कि ना मेरा फायदा हुआ ना तुम्हारा फायदा हुआ, तो कम से कम किसी एक का फायदा तो होता। तो कानून ने यह कह दिया कि फाइंडर ऑफ गुड जो है वो चीजों को देखेगा, और अगर ओरिजिनल ओनर को ढूंढने की कॉस्ट इसकी वर्थ के 2/3 से ऊपर होगी तो फिर वो उसे बेच के इसके पैसे कंज्यूम कर सकता है। या अगर ये पेरिशेबल नेचर की हुई, पेरिशेबल जो चीज जिसकी शेल्फ लाइफ थोड़ी है, जो बहुत जल्दी खराब हो जाती है, तो उसको अगर कोई फल पड़े हुए मिले और वो फल एक आध दिन के अंदर गल सड़ जाएंगे तो बेहतर है कि वो खुद ही खा जाए फल। ये जैसे रेगुलर क्लास में हमने एग्जांपल दी थी, वो एक बंदे को दूसरे की बर्फ कहीं गिरी हुई मिली, वो घर जा रहा था, शॉपर में बर्फ थी, एक शॉपर गिर गया, उसमें बर्फ पड़ी हुई है। अब उसने पूरा दिन वो शॉपर उठा के उस बंदे को ढूंढा ताकि वो उसकी बर्फ उसे वापस कर सके। तो ये बर्फ से पेरिशेबिलिटी जरा और ज्यादा समझ आ जाती है कि जाहिर है ऐसे में ना उसको बर्फ मिलनी है ना इसके काम आनी है, तो फिलहाल ये बर्फ को बेच दे या बर्फ अपने घर ले जाए। तो लॉ ने इजाजत दी है। A person who finds good belonging to another and takes them into his custody is subject to same responsibility as a bailee. He is bound to take as much reasonable care of the goods as he take of his own goods. He must also take reasonable steps to trace its owner. पूरी कोशिश करेगा। If he does not, नहीं करता तो वो guilty माना जाएगा wrongful conversion का, कि उसने चोरी की है। He may sell the goods when the goods are of perishable nature or when the lawful charges for finding the true owner amounts to 2/3 or more of the value of the goods. ये बात हमें समझ आती है, हमें फाइंडर ऑफ गुड समझ आया। तीसरी एग्जांपल, 5 एग्जांपल्स है, 5 एग्जांपल्स करेंगे चैप्टर खत्म हो जाएगा। बेचारा चैप्टर भी नहीं है, मैं तो उसे चैप्टर ही कहता हूं। पेमेंट बाय मिस्टेक और अंडर कोर्शन। कोर्शन अभी हमने नहीं पढ़ा, चैप्टर 5 बताता है। कोर्शन जोर जबरदस्ती को कहते हैं, जब एक बंदा दूसरे को डरा देता है थोड़ा सा। और मिस्टेक आपको पता है गलती होती है। तो अगेन जिस तरह से सबसे पहले मैंने एग्जांपल दी थी कि अगर आपसे गलती से किसी और के अकाउंट में पैसे चले गए हैं तो हम कहते हैं कि पर्सन whom money has been paid or anything delivered by mistake या अंडर कोर्शन, गलती से चली गई है या किसी ने जोर जबरदस्ती आपसे पैसे ले लिए हैं, तो अब आपका हक है कि वो दूसरा बंदा आपको पैसे वापस करे। आपने जो गलती से पेमेंट कर दी है वो पेमेंट अब आपको वापस मिलेगी। ये एग्जांपल समझ आ रही है? ये तो आसान सी सिचुएशन है। फिर हमारे पास आता है पर्सन एंजॉइंग बेनिफिट्स ऑफ नॉन ग्रेटिशियस एक्ट। ग्रेटिशियस या ग्रेटिशियस अलग अलग, अमेरिकन ब्रिटिश एक्सेंट अलग है, तो कोई बात नहीं, हम पंजाबी में बोलेंगे ग्रेटिशियस। चले, नॉन ग्रेटिशियस एक्ट। ग्रेटिशियस एक्ट होता है ग्रेटिट्यूड वाला, अच्छाई वाला, दूसरे के साथ भलाई करने वाला। तो नॉन ग्रेटिशियस भलाई वाला नहीं। तो कमर्शियल
हरकत को नॉन ग्रेटिशियस कहेंगे और अच्छाई वाली हरकत को ग्रेटिशियस। मैं सेशन में जो रेगुलर पढ़ा रहा था वो नॉन ग्रेटिशियस एक्ट था, कॉलेज में उसके पैसे लिए थे और पैसे दे के लोग पढ़ रहे थे। ये जो क्रैश कोर्स हम कर रहे हैं ये ग्रेटिशियस एक्ट है कि इसमें लोगों को एंड पे रिवाइज कराया जा रहा है। अब जिस मर्जी कॉलेज का जो भी बच्चा आके बैठ जाए, अगर हम रिवाइज कर रहे हैं और किसी को भी उससे फायदा हो जाता है तो ठीक है, उसको साथ में यूट्यूब पे भी डाल दिया। तो कुछ एक्ट होते हैं ग्रेटिशियस और कुछ होते हैं नॉन ग्रेटिशियस। ग्रेटिशियस होते हैं जिसमें अच्छाई मकसद होता है, किसी का फायदा करना मकसद होता है, कमर्शियल मकसद नहीं होता। और जो नॉन ग्रेटिशियस एक्ट होते हैं उसमें कमर्शियल मकसद होता है। तो अगर एक बंदा किसी नॉन ग्रेटिशियस एक्ट का फायदा उठा ले, मैं क्लासें पढ़ा रहा था, एक बच्चा पास से कॉलेज से गुजर रहा था, उसने कहा यार ये अच्छे लोग हैं, क्लासें तो पढ़ा ही रहे होते हैं। वो आके कमरे में बैठना शुरू हो गया और 15-20 दिन तक आके बैठता रहा कि यार ये कितने अच्छे लोग हैं, पढ़ा रहे हैं, इल्म बांट रहे हैं और दरवाजा भी खुला हुआ है, गैलरी भी खुली हुई है, बाहर का दरवाजा भी खुला हुआ है। कितना आसान रूट है, बाहर से अंदर एंटर हुए, गली से आए, दरवाजा खुला हुआ, अंदर आके बैठ गए। कितने नेक लोग हैं। जबकि जो वो डिलीवर कर रहे थे उनका इरादा ग्रेटिशियस नहीं था, वो तो एक कमर्शियल एक्टिविटी कर रहे थे कि एक प्रोडक्ट थी, बच्चों ने पैसे दिए थे, उन बच्चों के लिए क्लासेस हो रही थी। तो एक बच्चा आया और उसने उस नॉन ग्रेटिशियस एक्ट का बेनिफिट उठा लिया। तो अब क्या हक बनता है कि वो बच्चा, अगर वो एक एक्टिविटी ग्रेटिशियस नहीं थी और उसने उसका बेनिफिट लिया है, तो जितना उसने बेनिफिट लिया है उसकी कंपनसेशन दे, उसका हर्जाना दे। अब अगर 25 दिन बाद इस बच्चे को क्लास में किसी ने पकड़ लिया, मैनेजमेंट के बंदे ने, और उन्होंने कहा जी कड्डो पे है, तो वो अब बच्चा कहेगा जी मेरी तो कोई ऑफर एक्सेप्टेंस बात ही नहीं हुई थी, मैं तो कभी फ्रंट ऑफिस गया ही नहीं, मैं तो कभी एडमिशन ही नहीं लिया। कहेंगे तुमने एडमिशन नहीं लिया लेकिन तुमने फिर भी हमारे नॉन ग्रेटिशियस एक्ट का बेनिफिट उठाया। वेयर अ पर्सन लॉफुली डज एनीथिंग फॉर अनदर पर्सन और डिलीवर्स एनीथिंग टू हिम नॉट इंटेंडिंग टू डू सो ग्रेटिशियसली, उसका इरादा अच्छाई वाला नहीं था, उसका इरादा ये नहीं था कि हम भाई फ्री में कोई बात नहीं बेनिफिट हो जाए, वो कर रहे हैं। एंड सच अदर पर्सन एंजॉयज द बेनिफिट, और उसने उसका बेनिफिट भी ले लिया। द लेटर इज बाउंड टू मेक कंपनसेशन टू फॉर्मर इन रिस्पेक्ट ऑफ और टू रिस्टोर थिंग्स सो डन और डिलीवर्ड। किसी दिन आप क्लास में आए और क्लास से जब वापस जा रहे हो तो वहां पे आप देख रहे हो कि एक जगह एक मेज और मेज पे कुछ प्लेटें रखी हुई हैं और प्लेटों में बिरयानी सर्व हो रही है। आप कहें यार ये तो बड़ी कमाल बात है कि एक तो ये एक क्लास में बुला के बिठा के एसी चलाए हैं, खर्चा कर रहे हैं, फ्री पढ़ा रहे हैं, ऊपर से इतने अच्छे आदमी की किताब भी दे दी, यूट्यूब पे भी डाल दिया। अच्छा हम टेस्ट ले रहे हैं वो भी बगैर मुआवजे के चेक करी जा रहे हैं। इतने अच्छे लोग हैं लेकिन आज तो लुट हो गई, बिरयानी रख दी सामने। अब कॉलेज वालों ने वो बिरयानी ग्रेटिशियसली नहीं रखी थी, वो कॉलेज के स्टाफ वालों का खाना था। बच्चे ने वो बिरयानी देखी, आप समझ रहे हैं, वो ग्रेटिशियस एक्ट नहीं था, बच्चे के लिए भलाई के, मतलब कॉलेज ऑलरेडी अपना जो है ना कबाड़ा निकाल चुका हुआ था सारा कुछ करके। अब ये बिरयानी, अब वो कॉलेज का इरादा ग्रेटिशियस करने का नहीं था और बच्चा वो बिरयानी खा गया। तो बच्चे ने एंजॉय किया बेनिफिट ऑफ दैट थिंग जो कि ग्रेटिशियस नहीं थी। तो अगर कोई शख्स किसी दूसरे की एक ऐसी एफर्ट का बेनिफिट उठा ले जो एफर्ट फलाह बहबूद के लिए नहीं है, जो कि ग्रेटिशियस नहीं है और जो कि एक कमर्शियल एक्टिविटी थी और जिसकी मद में पैसे देने बनते थे, तो बच्चे ने अगर बिरयानी खा ली है तो उसको चाहिए कि कम से कम उस बिरयानी की जो कॉस्ट है वो कॉलेज को हवाले कर दे, या जिस स्टाफ मेंबर की बिरयानी खा गया है उसको जाके बिरयानी खिला दे। कहानी समझ आई? तो अगर कोई किसी का बेनिफिट नहीं करना चाहता था किसी एक्शन में और दूसरा बंदा गलतफहमी में अपना फायदा कर गया, तो ऐसे में जिसकी तरफ से फायदा डिलीवर हुआ है उसको कंपनसेशन मिलेगी और जो फायदा ले गया है वो कंपनसेशन देगा। तो इसी को इंग्लिश में लिखा हुआ है, जब एक पर्सन लॉफुली कुछ करे या डिलीवर करते गलती से ग्रेटिशियसली नहीं करना चाहता था और सच अदर पर्सन एंजॉयज द बेनिफिट देयर ऑफ, द लेटर इज बाउंड, लेटर बाद वाला जो बेनिफिट ले गया, इज बाउंड टू मेक कंपनसेशन टू फॉर्मर, वो बाद वाला इस पहले वाले बंदे को कंपनसेशन देगा या रिस्टोर करेगा वो वाली चीज। उसने जनाब बिरयानी उठाई, बिरयानी में सामने एक बोटी थी, उसने कहा जिंदगी के क्या पता पहले बोटी खा लेते हैं। उसने बोटी खा ली, कॉलेज वाले आ गए, उन्होंने कहा साड़ी बिरयानी दी, प्लेट ली तो उसमें बोटी कोई नहीं। तो अब जितना इसने कंज्यूम कर लिया है ये उतनी बोटी उनको रिटर्न कर दे, तो ताकि वो मामला वो हो जाए। तो उन्होंने कहा कि कंपनसेशन दे या रिस्टोर कर दे वो वाली चीज जो उसने इस्तेमाल कर ली है या कंज्यूम कर ली है। कुछ कुछ कहानी समझ आई?
तो ये हमारी थी चौथी एग्जांपल। अब चलते हैं आखिरी एग्जांपल की तरफ। आखिरी एग्जांपल में क्या होता है, इंटरेस्टेड पर्सन पेमेंट कर देता है। एक शख्स दूसरे के हिस्से की पेमेंट कर देता है, दूसरे ने उसे नहीं कहा होता, लेकिन चूंकि उस पेमेंट में इस बंदे का भी फायदा होता है तो इसलिए वो उसकी पेमेंट कर देता है। बेस्ट एग्जांपल इसकी दी जाती है किराएदार और मालिक मकान। एक किराएदार है, वो घर में रह रहा है और मालिक मकान का प्रॉपर्टी टैक्स का नोटिस आया 2-3 दफा। उसने मालिक मकान को बताया, उसने कहा हाँ ठीक है मैं पे कर देता हूँ किसी वक्त। एक दिन अचानक से क्रेन लेके, बुलडोजर लेके गवर्नमेंट वाले पहुंच गए। उन्होंने कहा जी अगर प्रॉपर्टी टैक्स आज अदा नहीं हुआ तो ये घर गिरा देंगे और इसमें जो लोग रहते हैं उनको फिर कहीं और शिफ्ट होना पड़ेगा और जो अंदर सामान है वो भी जाया हो जाएगा। अब किराएदार का तो कोई कसूर नहीं है कि प्रॉपर्टी टैक्स अदा नहीं हुआ और जो मालिक मकान है वो भाई साहब मसरूफ है, वो अदा कर नहीं रहा। वो मानता है कि उसने अदा करना है, कानूनी तौर पर उसने अदा करना है, लेकिन इस वक्त ये घर गिराने आए हुए हैं। तो किराएदार ने वो टैक्स अदा किया, घर को गिरने से बचाया और बाद में मालिक मकान से कहा कि भाई मुझे आपसे पैसे चाहिए। उसने कहा किस बात के पैसे, मैंने तुम्हें कब कहा था कि मेरे हिस्से से प्रॉपर्टी टैक्स दे दो। तो उसने कहा जी वो एक लीगल ड्यू था, वो आपने देना था ना। उसने कहा देना था। तो भाई बात ये है कि अगर उस वक्त पेमेंट ना होती तो मुझे घर से निकाल दिया जाता, तो इस पेमेंट के होने में मेरा फायदा था, लेकिन चूंकि ये आपकी पेमेंट है तो आप अदा करें। तो लॉ ये कहता है कि अगर एक बंदे की पेमेंट दूसरा वो बंदा कर दे जिसका उसमें बेनिफिट है, तो सिर्फ यही बंदा यह हक रखता है कि उस बंदे से पैसे ले। अगर उस वक्त क्रेन गिराने आई हुई है और मोहल्ले का कोई चौथा हमसाया आके उसकी जगह प्रॉपर्टी टैक्स दे दे, तो कानून उस हमसाये को बेनिफिट नहीं देगा, क्योंकि उसने जो पेमेंट दी है वो सिला रहमी में दी है। लेकिन जिसको घर से निकाला जा रहा था उसने पेमेंट इसलिए की है कि वो इंटरेस्टेड पर्सन था। तो अगर कोई इंटरेस्टेड पर्सन एक पेमेंट करे तो दूसरा बंदा जो है बाउंड होगा कि वो उसको पैसे दे। हमारे कॉलेज में इसकी एग्जांपल बड़े आराम से मिल जाती है। नॉर्मली क्या होता है, बच्चे ऑनलाइन क्लास लेते हैं तो उनको एक वो मिलता है कि एक आईपी एड्रेस से आप लॉगिन कर सकते हैं, आप एक डिवाइस से देख सकते हैं लेक्चर। हम ये मानते हैं कि चलो कभी बच्चा लैपटॉप पे देख रहा है तो कभी वो जरा मूवमेंट में है या कुछ और है तो हो सकता है वो मोबाइल पे देख ले, तो हम दो डिवाइसेस अलाउ करते हैं। बच्चों को ये लगता है कि 2 डिवाइस अलाउ करने का मतलब है कि ये 2 बच्चे देख सकते हैं। तो एक बच्चा दूसरे से कहता है कि यार मैंने कॉलेज में एनरोलमेंट करवा ली है तो एक डिवाइस पे मैं देख लूंगा, एक डिवाइस पे तुम देख लेना। अब जो पहला बच्चा है उसने हमें पैसे देने थे, फर्ज करें 15,000, और उसने अभी 10,000 दिए थे और 5,000 नहीं दिए थे। हमारे पास रिसीवेबल का टाइम आया, हमने बच्चे को नोटिस दिया कि भाईजान आपका जो है वो पैसे नहीं आए हुए। उसने कहा जी बस मैं कुछ अरसे में करता हूँ। 1-2 महीने और गुजरे तो फिर हमने एक नोटिस भेजा फाइनली कि देखिए अब अगर आपने पेमेंट नहीं की तो हमें आपका पोर्टल बंद करना पड़ेगा। अब वो जो दूसरा बंदा लेक्चर ले रहा था, पोर्टल बंद होगा तो वो भी माइनस हो जाएगा। उसने कॉलेज को आके 5,000 जमा करा दिया। वो 5,000 उस ओरिजिनल बच्चे का फर्ज था जिसने जमा कराने थे। इसने जिसने जमा कराया ये कौन है, इंटरेस्टेड पर्सन। उस पेमेंट के ना होने में उसका पोर्टल भी बंद हो जाता, तो उसने जो पेमेंट कर दी कॉलेज को, अब वो हक रखता है कि वो पहले वाले बंदे से रिकवर करे कि भाई ये तुम्हारी बनती थी, मैंने ये पेमेंट की है क्योंकि मेरा इसमें फायदा था। क्योंकि वो उसका यार दोस्त था, इसने कहा था मैं खरीद लूंगा तुम मेरे साथ फ्री देखते रहना, तो वो जो उसने पेमेंट कर दी है वो पेमेंट इससे वसूल कर सकता। वैसे तो अगर थोड़ी सी भी गैरत होगी तो नहीं मांगेगा उससे पैसे, ठीक है भाई। हमारे साथ इंसाफ ना करे, कम से कम अपने दोस्तों के साथ तो इंसाफ करे। हमारा कबाड़ा करना है करे, लेकिन आपस में एक दूसरे के साथ, मतलब चोर तो चोर के साथ चोरी ना करे। तो एग्जाम्पल समझ आई? अब समझ आ गई है बड़ी अच्छे तरीके से। अ पर्सन हु इज इंटरेस्टेड इन द पेमेंट ऑफ मनी विच अनदर इज बाउंड बाय लॉ टू पे एंड हु पेज इट, और फिर जब वो पे कर दे, इज एंटाइटल्ड टू बी रीइंबर्स्ड बाय द अदर। इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि वो इंटरेस्टेड पर्सन होना चाहिए। सिनेरियो आपको बड़ा क्लियर कट आइडिया देगा कि पेमेंट देने में इस बंदे को कोई फायदा है। अगर वो रैंडम पर्सन का जिक्र करे, जी मिस्टर ए ने मिस्टर बी के पैसे दे दिए, फिर ये कानून अप्लाई नहीं करेगा। अगर मिस्टर ए को वो पैसे देने में कोई बेनिफिट हो रहा है तो फिर ये रूल अप्लाई करेगा। तो क्या हमें कॉसाई कॉन्ट्रैक्ट और कॉसाई कॉन्ट्रैक्ट की जो 5 एग्जांपल्स हैं समझ आ रही हैं? अक्सर सीधा सीधा रट्टे वाला सवाल पूछ लेते हैं, नहीं पूरा चैप्टर ही रट्टा है। प्लस
कभी कभार वो सिनेरियो बना देते हैं, तो पेमेंट बाय इंटरेस्टेड पर्सन उन्होंने एक दो दफा काफी शौक से पूछा है। तो इसमें जहन में ये रखना है कि आपको लॉजिक भी क्लियर हो और अल्टीमेटली पेपर में आए तो आप इन सारों की एक एक दो दो लाइनों में डिस्क्रिप्शन देने की पोजीशन में भी हो। डन। तो ये था एक प्यारा सा चैप्टर नंबर 8। अभी 2-3 दिन ऐसे हैं जिसमें हम 2-2 करके चैप्टर देखेंगे। जाहिर है 18 चैप्टर हैं, 12 दिन है, तो कहीं तो हमने जुल्म करना है, तो वहां करते हैं जहां किताब ने जुल्म किया हुआ है। चैप्टर नंबर 5। आपको पता होता ना हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, यहाँ आके सरप्राइज तो नहीं मिलता। आई होप कि वो पहले दिन जो स्केड्यूल आपके पास था आपने उसे बहुत गौर से देखा हो। अदरवाइज अगर अभी भूल गया है तो जो हमारा ग्रुप होता है उसकी ग्रुप की जो डीपी लगी हुई है, डीपी कहते हैं या प्रोफाइल पिक्चर कहते हैं, व्हाटएवर, आप उस पर क्लिक करें तो वहां पे भी स्केड्यूल आ रहा है कि हमने हर दिन एग्जैक्टली क्या पढ़ना है और किस किस दिन कौन सी चीज का टेस्ट होना है। एक स्टूडेंट की मुझे कल मेल आई कि सर आपने सारा स्केड्यूल बताया, मॉक भी ले लेते तो बड़ा अच्छा होता, फुल फ्लेज मॉक। तो हम मॉक ले रहे होते हैं लेकिन वो थोड़ा आगे जाके है, तो इसलिए उसको स्केड्यूल में नहीं दिखाया। हाँ, लाइन आइटम बढ़ाने के लिए मुझे एहसास हुआ कि वाकई हम जरा लाइन आइटम बढ़ा देते तो जो हमने मॉक लेना ही है और वो भी फ्री एक्टिविटी है, तो चलो जरा थोड़ा सा स्केड्यूल और कलरफुल सा हो जाता। तो याद रखना है आपने, हमारा एक कॉमन रूल होता है इस कॉलेज का, हम हर सेशन में बड़े अकीदत और एहतराम से मॉक्स कंडक्ट करते हैं और उस मॉक में ज्यादातर जब तक हम हिम्मत कर सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं, आउटसाइडर भी अलाउड होते हैं और वो आके मॉक दे सकते हैं। यूनिवर्सल पैटर्न ये होता है कि सारे सब्जेक्ट्स, मतलब एक दफा हम सारे सब्जेक्ट्स का करते हैं और एक हफ्ते बाद हम न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स का फिर से एक एक्स्ट्रा मॉक भी कंडक्ट करते हैं। तो जो सारे सब्जेक्ट्स का मॉक होता है वो एग्जैक्टली आईकेएफ वाले पैटर्न पे, आईकेएफ वाले डेज में, आईकेएफ वाले टाइम पे हो रहा होता है। आईकेएफ में मंडे से पेपर स्टार्ट हो जाने हैं, जिस मंडे से उसके 14 दिन पहले, 2 हफ्ते पहले जो पेपर मंडे को होना है, जो ट्यूसडे को होना है, जो वेडनेसडे को होना है, यहाँ पे भी वही पेपर मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे उसी तरह से होगा। फॉर एग्जांपल आपका बिजनेस लॉ ट्यूसडे वाले दिन होता है सुबह 9 बजे, तो उस पेपर से ठीक 2 हफ्ते पहले यहाँ ट्यूसडे वाले दिन सुबह 9 बजे कॉलेज एक मॉक सेंटर बन चुका होगा और कमरे कमरे जगह जगह हर तरफ लोग बैठ के सिर्फ मॉक दे रहे होंगे। तो मॉक भी इस एक्टिविटी का हिस्सा है, लेकिन वो फौरी नहीं है। मतलब मैं ये तो एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि आपने जो चैप्टर पढ़ा अगले दिन उसका टेस्ट दे दिया, कभी टेस्ट दे सके कभी नहीं टेस्ट दे सके, लेकिन ये एक्सपेक्ट करना है कि जिस दिन खत्म होगा आप इतने सुपरमैन बने हुए होंगे कि अगले दिन आप पूरा 100 नंबर का मॉक दे दें। तो 2 हफ्ते का गैप है। जब हमारा सेशन खत्म होगा, पूरे 2 हफ्ते गुजरने के बाद जो वीक शुरू होगा उसमें बिल्कुल आईकेएफ वाली तरतीब से, इससे क्या होता है आपकी प्रैक्टिस हो जाती है कि आईकेएफ में जिस पेपर में 2 दिन का फासला, आपको पता लग जाता है मुझे कैसे तैयारी करनी होगी। और टाइम भी सुबह का इसलिए रखते हैं कि आपकी नॉर्मली आदत बनी हुई होती है, आप 11-11, 12-12 बजे सो के उठ रहे होते हैं छुट्टियों में। पेपर में अचानक से सुबह जनाब 7-8 बजे के दरमियान उठना है और आपने 9 बजे इम्तिहान देना है, तो फिर हम एग्जैक्टली पेपर वाला टाइम रख देते हैं ताकि आपकी वो वाली एक फुल ड्रेस रिहर्सल कॉलेज में एक दफा हो जाए। तो कोशिश कीजिएगा कि मॉक वाले टाइम तक तैयारी करके आपने उसमें भी साथ साथ जरूर आना है, ठीक। तो वो जो स्केड्यूल का मैं जिक्र कर रहा था, तो स्केड्यूल में खुद ही से एक एलिमेंट ऐड कर दीजिएगा कि उसमें मॉक है ट्यूसडे वाले दिन। हमारा सेशन खत्म होने के बाद हम संडे को इंशाल्लाह अपना ये खत्म कर रहे होंगे एक्टिविटी, उसके ठीक 2 हफ्ते बाद जो वीक होगा, या अगर आप रिवर्स काउंटिंग करना चाहें तो आईकेएफ में पेपर वाला दिन काउंट कीजिएगा, 14 दिन पीछे आइएगा, उस दिन वो पेपर यहाँ सुबह 9 बजे हो रहा होगा। डन। असल में आप सोचोगे यार ये अजीब लोग हैं, मतलब इतनी अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं। असल में हम वो फेसबुक वाले लोग, हम फेसबुक पे जाके शोर शराबा नहीं मचाते, अल्लाह का शुक्र है हम जमीनी हकाइक पे चल रहे होते हैं। एट एनी गिवन टाइम अल्लाह का शुक्र है 4000 से 5000 स्टूडेंट्स यहाँ पे पढ़ रहे होते हैं, लेकिन हम थोड़ा सा ना, हमें अजीब सा लगता है कि फेसबुक पे जाके रंग बिरंगी चीजें वो करें, तो हम ज्यादा से ज्यादा व्हाट्सएप के ग्रुपों में लोगों को जाके बताते हैं भाई हम सर्विस देने लगे आ जाओ। तो मुख्तलिफ एक्टिविटीज करते हैं, लेकिन हमारे पास ना एक टीम मिसिंग है, एम्बेसडर्स की टीम, जो कॉलेजेस की होती है, जो थोड़े से पैसों के चक्कर में कॉलेज की वहां पे जाके सवाल पूछेंगे, क्या इस दफा फलाना टीचर का ये वाला बैच जो इतने बजे शुरू होता है क्या आने वाला है? नीचे एक दूसरा बचा के कहे हाँ आने वाला है, सारे उसी में तो एडमिशन ले रहे हैं, वही तो असल बैच है, असल दुनिया ही वही है। फिर ना हम उस तरह से करते हैं कि अपने पीआरसी के बच्चों को बेवकूफ बनाया कि नहीं पीआरसी में हो, पूरा कैफ हमारे पास करो, चाहे हमारे पास कैफ के टीचर हो या ना हो। तो अल्लाह का शुक्र है हमारे पास ज्यादातर लोग आते हैं मार्केट से रोते हुए, परेशान होते हुए, जिसके साथ धोखा हो गया, कोई किसी को धक्के से फास्ट ट्रैक में पता नहीं 4-5 सब्जेक्ट उठवा दिए गए, कोई जो है वो उसको अचानक से बताया गया कि नहीं तुमने वो करना है जो कॉलेज का फैसला है।
कोई जो है वो 2-3 टकरे मारने के बाद उसे एहसास हुआ कि नहीं भाई ये तो मुझे पेपर अब कहीं और से पढ़ना चाहिए, तो हमारे पास पीआरसी की तादाद बड़ी कम होने के बावजूद जो कैफ के स्टार्टिंग पेपर्स होते हैं उसमें ऑन एवरेज 800 से 1000 बच्चा पर पेपर होता है, विद एन एक्सेप्शन ऑफ इस दफा बिजनेस लॉ और सी लॉ बेचारे ना ये गरीब हुए हुए हैं, क्योंकि नई स्कीम की आमद थी तो लोगों को था कि हम 2 पेपर क्यों अलग अलग दें, हम एक दफा एक ही पेपर देंगे, 2 दफा फेल होना मुश्किल होता है, एक दफा जरा थोड़ा सा इजी होता है। तो खैर कहानी आगे बढ़ाते हैं। कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट, वर्ड कंटिंजेंट लॉ में कई जगह आता है। कंटिंजेंट का मतलब होता है डिपेंडेंट। समटाइम क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट करने वाले को कॉन्ट्रैक्ट करते वक्त भी कुछ चीजों पे डाउट होता है। ए ने बी से कहा मैं तुम्हें लैपटॉप दे दूंगा 25 तारीख को 70,000 रुपए का। ए ने बी को इसलिए कहा था कि उसे पता था कि उसका 24 तारीख को दूसरे मुल्क से माल आ रहा है कंटेनर में, और कंटेनर बहरी जहाज पहुंचेगा बंदरगाह पे, तो 24 तारीख को उसके पास लैपटॉप आ जाएगा। तो ये सोच के उसने वादा कर लिया अगले बंदे से कि मैं तुम्हें 25 तारीख को लैपटॉप दे दूंगा। कंटेनर हो गया लेट, 2-3 दिन, मौसमी तूफान बारिशें कुछ इस तरह से हुआ। 25 तारीख को जिस बंदे को लैपटॉप चाहिए था उसने आके कहा भाई तुमने वादा किया था लैपटॉप देने का, 25 तारीख आ गई है। इसने कहा यार वो कंटेनर लेट हो गया। उसने कहा ये कंटेनर का मुझे थोड़ी पता है, वो तो तुम्हारा मसला है ना, तुमने कहां से मंगवाना है कैसे मंगवाना है। तुमने मुझे 25 तारीख कहा था, तुमने मुझे 70,000 कहा था, ये 70,000 पकड़ो, आज 25 तारीख है, कटो लैपटॉप। अब वो लैपटॉप नहीं दे पाएगा, कंपनसेशन देनी पड़ेगी, जुर्माना देना पड़ेगा, अदालत में जाएगा। हालांकि इसकी नीयत खराब नहीं थी, कसूर इस बेचारे का भी नहीं था, ये फंस गया एक ऐसी चीज में जो इसके कंट्रोल में नहीं थी, बहरी जहाज का लेट हो जाना। तो अगर इसने क्रैश कोर्स अटेंड किया होता तो इसने कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट को समझ लिया होता, तो फिर ये अपना कॉन्ट्रैक्ट इन अल्फाज में करता कि मिस्टर बी अगर 24 तारीख को मेरा बहरी जहाज बंदरगाह पे पहुंच गया तो 25 तारीख को मैं आपको लैपटॉप दे दूंगा 70,000 रुपए में। अब ये एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें कंडीशन ऐड हो गई, और ये कंडीशन बेसिकली अनकंट्रोलेबल है, एक फ्यूचर का इवेंट है जिसका होना ना होना अभी डाउट में है। तो इस कंडीशन को कहते हैं कंटिंजेंसी, और ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो कंटिंजेंसी पे डिपेंड कर रहा होता है उसे कह रहे होते हैं कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। तो सम टाइम लोग इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। एक बच्चा फर्ज करें इन दिनों कहे कि सर वो कॉलेजेस ने प्री एनरोलमेंट्स ओपन कर दी हैं, तो आप लोगों का प्री एनरोलमेंट का क्या सिस्टम है। हम कहेंगे जी हम 1-2 दिन में बताएंगे। हमारा ये होता है कि इन दिनों बच्चों को तंग ना करें, लेकिन जब सारे कॉलेजेस ही प्री एनरोलमेंट अनाउंस करना शुरू कर देते हैं तो बच्चे हमसे पूछते हैं। हमने प्री एनरोलमेंट अनाउंस कर दी और फिर उसमें शर्त रख दी अगर आप फलाना तारीख तक आ गए तो आपकी प्री एनरोलमेंट हो जाएगी। एक बच्चा आता है कहता है सर अगर मैं फलाना तारीख तक ना आ सकूं क्योंकि मैं अपने मसले मसाइल भी हैं, अगर मैं पेपर देने के बाद आऊं या अगला सेशन शुरू होने से पहले आ जाऊं तो क्या मुझे एडमिशन मिल जाएगा। तो हम उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगे, हाँ ठीक है जी हमारी इतनी 1000 फीस है, अगर तुम आए और क्लास में फिजिकल सीट अवेलेबल हुई तो तुम्हें उसमें एडमिशन मिल जाएगा, नहीं हुई तो तुम्हें ऑनलाइन या लाइव स्ट्रीमिंग में दूसरे कमरे में एडमिशन मिल जाएगा। तो अब कॉलेज ने उससे वादा किया, अब जब वो बच्चा आया और कॉलेज में सीट नहीं मिली उसे, तो वो ये नहीं कह सकता मेरे साथ खिलाफ वर्जी कर दी, उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट की, इन्होंने मुझे कहा था कि मुझे सीट मिलेगी लेकिन उन्होंने ये सीट नहीं दी। तो कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट ये होता है कि आप उस बंदे को पहले से एक डिपेंडेंसी बताएं जो आपके अपने कंट्रोल में भी ना हो, और आप कहेंगे ठीक है जी अगर ऐसा हो गया तो ऐसे, अगर ऐसा ना हुआ तो किसी और तरह से। क्या कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट की बेस समझ आ रही है? कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट इज अ कॉन्ट्रैक्ट, ये कॉन्ट्रैक्ट है टू डू और नॉट टू डू, मैं ऐसा करूंगा या मैं ऐसा नहीं करूंगा। इफ सम इवेंट कोलैटरल टू सच कॉन्ट्रैक्ट डज और डज नॉट हैपन, अगर कोई इवेंट जो कोलैटरल है, कनेक्टेड है, लिंक है, जिसका ताल्लुक है उसके साथ, सच कॉन्ट्रैक्ट डज और डज नॉट हैपन। मैं ऐसा करूंगा अगर ऐसा हो गया, मैं ऐसा नहीं करूंगा अगर ऐसा हो गया, मैं ऐसा करूंगा अगर ऐसा नहीं हो गया। अगर कल बहुत शदीद बारिश ना हो क्लास करेंगे तो ये इवेंट डज नॉट हैपन और वी विल डू दिस। अगर कल शदीद बारिश हो गई तो हम क्लास नहीं करेंगे, नॉट टू डू समथिंग इफ समथिंग डज हैपन। अब अगेन उस बारिश का हमारी क्लास से ताल्लुक है कि बच्चे उस रास्ते से होके आ रहे हैं और अगर बारिश हो रही होगी तो वो पानी खड़ा हुआ होगा, वो आ नहीं सकेंगे।
लेकिन एक बंदा अपने घर में बैठ के दूसरे से कहे देखना कल बारिश होगी, अगर कल बारिश ना हुई तो मैं तुम्हें 10,000 इनाम दूंगा, ये कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। तो शर्त लगाई है, क्योंकि बारिश होने ना होने का कोलेट्रल नहीं है उनका, तो मैं ऐसा करूंगा या मैं ऐसा नहीं करूंगा, अगर फलाना चीज हो गई या फलाना चीज नहीं हुई, और वो फलाना चीज का इसके साथ कनेक्शन होना चाहिए। तो 3 एसेंशियल हैं कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट के। हम ये कहते हैं कि इट डिपेंड्स अपॉन हैपनिंग और नॉट हैपनिंग ऑफ सम फ्यूचर इवेंट। इवन फ्यूचर होना चाहिए, आज का नहीं, फ्यूचर में कुछ होने जा रहा है जो हो भी सकता है और नहीं भी। बहरी जहाज आने वाला है, आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता। इवेंट मस्ट बी कोलैटरल टू कॉन्ट्रैक्ट, वो इवेंट और उस कॉन्ट्रैक्ट का आपस में कनेक्शन होना चाहिए। इवेंट मस्ट बी अनसर्टन, इवेंट अनसर्टन। मैं नहीं कहूंगा जी अगर अगस्त में पहला मंडे आ गया तो मैं तुम्हें माल डिलीवर कर दूंगा। अब अगस्त में पहला मंडे आना ही आना है। अगर 14 अगस्त की तारीख आ गई, ठीक है, हमारे अक्सर दुकानदार बड़े सियाने होते हैं, कहते हैं जब तक कश्मीर आजाद नहीं हो जाता उधार बंद है, उसको कंटिन्यू रख देते हैं फ्यूचर के अनसर्टेन इवेंट पे। और बहैसियत कौम उनको इतना यकीन हो चुका है कि उसने आजाद नहीं होना कि उन्होंने उसके ऊपर डिपेंडेंट किया है कि कश्मीर के आजाद होने तक उधार बंद है। तो इवेंट मस्ट बी कोलैटरल टू कॉन्ट्रैक्ट और इवेंट अनसर्टन। तो अनसर्टन फ्यूचर इवेंट जो कि कनेक्टेड है वो होता है कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट में। टू डू और नॉट टू डू, डज हैपन, डज नॉट हैपन, ये वाली बातें समझ आ रही हैं। अब जब जैसे ही हम कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट पढ़ते हैं फौरन से हमारे जहन में एक और चीज आना शुरू हो जाती है, वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट का लफ्ज मुनासिब नहीं है, हमें कहना चाहिए वेजरिंग एग्रीमेंट, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट तो बन ही नहीं सकेगा। वेजरिंग किसे कहते हैं? शर्त लगाने को। जुए की कई किस्में, शर्तों की किस्में। शर्त में भी तो अगर से कहानी शुरू होती है। अगर कल बाबर आजम ने डबल सेंचुरी कर दी तो मैं तुम्हें इतना इनाम दूंगा। अब एक बंदा जो बाबर आजम के फजाइल बयान कर रहा है, मुसलसल फजाइल बयान कर रहा है, तो सामने वाला तंग आके कहता है कि भाई अगर इसने कल सेंचुरी कर दी तो मेरे से इतना इनाम ले लेना, और ना की तो तुम मुझे इतने ही पैसे दे देना। तो ये शर्त है। क्यों ये शर्त क्यों है? बाबर आजम से इन दोनों का ताल्लुक ही कोई नहीं है फ्यूचर इवेंट है, बहुत ही अनसर्टन। बाबर आजम सेंचुरी, ठीक, सॉरी, मतलब हो सकता है मैंने आपका दिल दुखा दिया। असल में ना आप लोग आजकल वो रीलें देख देख के अचानक से किसी को भी हीरो बना लेते हैं, तो पता लगता है साल में एक आध अच्छी परफॉर्मेंस होती है, पूरा साल उसकी रील्स चलती रहती हैं, और आप फिर जो है ना वो हर मैच उतनी ही अकीदत और एहतराम से देख रहे होते हैं कि ये तो मैंने देखा है बार बार सेंचुरी करते देखा। वो रील में तो इतनी दफा उसने सेंचुरी की होती है, तो रियल में जो है वो बस बेचारा गुजारा मुजारा ही कर रहा होता है। अब सॉरी, मैंने हो सकता है आपकी जज्बात मजरूह कर दी हो। तो अनसर्टन इवेंट, बहुत ही अनसर्टन इवेंट, फ्यूचर इवेंट, लेकिन इन दोनों से कनेक्टेड नहीं था। अगर वही टीम का कैप्टन या टीम का चीफ सिलेक्टर या पीसीबी वाले बाबर आजम से कहते अगर तुमने सेंचुरी कर दी तो मैं 5 लाख इनाम देंगे, अब ये वेजरिंग ना होता, क्योंकि अभी सेंचुरी का इन दोनों से, उस बाबर आजम के कैरियर से भी उसका ताल्लुक है और पीसीबी की परफॉर्मेंस से भी इसका ताल्लुक है, पीसीबी के मैच जीतने से भी ताल्लुक है। तो अब ये जो है ये वेजरिंग नहीं है। तो अगर किसी को किसी स्किल की वजह से कि तुम मैच जीत जाओगे तो तुम्हें नाम मिलेगा, तुम इस तरह से वो होगे, तो वो कंटिजेंट कहलाता है, वो वेजरिंग नहीं कहलाता। लेकिन अगर कुछ और लोग, कुछ और एक कुश्ती चल रही है और वो कह रहे हैं यार ये रेसलर जीतेगा, वो कह गए रेसलर जीतेगा, वो शर्त हो जाती है, क्योंकि उस इवेंट के होने ना होने से उनको। हाँ, लेकिन अगर दोनों की कंपनियां, एक कंपनी का एक रेसलर, दूसरी कंपनी का दूसरा रेसलर, और उस रेसलर के जीतने हारने से उनका कोई स्टेक हो, तो अब वो कंटिजेंट बन जाता है। तो हमारी किताब ने ज्यादा डिटेल से बात नहीं की। एक जमाने में बड़ी डिबेट होती थी कि जो गेम ऑफ स्किल है वो ओके है, लेकिन जो गेम ऑफ लक है, किस्मत से जो हो गया जी, ऐसे करके दाने फेंकते हैं, अगर 6 आ गया तो तुम्हें इतना इनाम मिलेगा, कनेक्शन तो इसमें भी है, 6 आने से इनाम मुंसलिक है, लेकिन उसकी हैपनिंग नॉट हैपनिंग से दोनों का कोई रियल इंटरेस्ट नहीं है। तो वेजरिंग और कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट के 4 फर्क लॉ बताता है। तो इस चैप्टर में याद करने के हवाले से ये वाली चीज इंपॉर्टेंट है। वैलिडिटी, कंटिजेंट वैलिड होता है और वेजरिंग वॉइड होता है। इंटरेस्ट ऑफ पार्टीज, कंटिजेंट में पार्टीज हैव रियल इंटरेस्ट इन अकरेंस और नॉन अकरेंस ऑफ द इवेंट, पार्टीज का रियल इंटरेस्ट है, जबकि दूसरी तरफ पार्टीज आर नॉट इंटरेस्टेड इन अकरेंस और नॉन अकरेंस ऑफ इवेंट एक्सेप्ट फॉर विनिंग और लूजिंग, सिवाय इसके के पैसे लगे हुए हैं। अदरवाइज बाबर आजम की सेंचुरी होने ना होने से उन लोगों की जिंदगियों में कोई फर्क नहीं आता। तो अगर वो
माल बेचने वाला कहे अगर मेरा बहरी जहाज आ गया तो मैं आपको माल बेचूंगा, तो उस बहरी जहाज के आने जाने से उसको फर्क पड़ता है। और अगर बंदरगाह पे दो बंदे बैठ के बात कर रहे हो कि यार वो मिस्टर अशरफ का बहरी जहाज आ गया तो मैं तुम्हें इतना इनाम दूंगा, तो वो शर्त बन जाएगी। तो यहां पार्टीज का रियल इंटरेस्ट है और वहां पार्टीज का रियल इंटरेस्ट नहीं है। यहां रेसिप्रोकल प्रॉमिस है। एक नया लफ्ज चैप्टर 7 में ज्यादा डिटेल से आता है, प्रॉमिस के बदले प्रॉमिस। ए ने ऑफर दी थी बी को कि अगर तुम मान जाते हो तो मैं ये लैपटॉप तुम्हें 70,000 रुपए में बेचना चाहता हूं, तुम क्या कहते हो? बी ने हाँ कह दिया। जैसे ही उसने हाँ कहा, हम कह सकते हैं कि एक प्रॉमिस, और हम चाहें तो कह सकते हैं यहाँ दो रेसिप्रोकल प्रॉमिस है। एक बंदे ने वादा किया है कि मैं तुम्हें लैपटॉप दूंगा अगर 70,000 मिले, दूसरे ने वादा किया मैं 70,000 रुपए दूंगा अगर लैपटॉप मिले। तो प्रॉमिस के बदले जो प्रॉमिस होता है रेसिप्रोकल, यानी कि दोनों तरफ से कंसिडरेशन होती है, दोनों तरफ से प्रॉमिस होता है। तो कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट में हमेशा रेसिप्रोकल होगा, हमेशा दोनों तरफ से एक दूसरे को बेनिफिट दिया जा रहा होगा। लेकिन शर्त वन साइडेड भी हो सकती है कि एक ने दूसरे से कहा देखना कल बारिश होगी, बड़े यकीन से, अगर ना हुई तो मैं तुम्हें लाख रुपए दूंगा। समटाइम वन साइडेड होती है, बंदा जोश में, दूसरी तरफ वाले बंदे ने कोई कंसिडरेशन नहीं तय की होती। तो ये रेसिप्रोकल हो भी सकता है और नहीं भी, लेकिन ये हमेशा रेसिप्रोकल होता है। अब फाइनली अनसर्टन इवेंट। यहां अनसर्टन इवेंट सिर्फ कनेक्शन है, सिर्फ कनेक्शन है, और यहां अनसर्टन इवेंट ही कंसिडरेशन है। कल बारिश हो गई, मैं तुम्हें पैसे दूंगा, इसका मतलब एक बंदे ने पैसे देने हैं, दूसरे ने बारिश करानी है, ठीक। जबकि ए ने बी से कहा मैं तुम्हें लैपटॉप दूंगा, तुम मुझे 70,000 दोगे, तो ए ने लैपटॉप देना है, बी ने 70,000 देना है, और ये सब होगा जब एक तीसरा बहरी जहाज जो कनेक्टेड है वो आ जाए। तो कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट में द फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट इज महज मेयरली कोलैटरल। इसकी बेस्ट एग्जांपल दी जाती है जब एक बंदा दूसरे से कहता है कि देखो मैं तुम्हें घर बना के बेचूंगा, ये घर होगा 1.5 करोड़ का। तो दूसरे ने कहा ठीक है कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, अगर वो घर एलडीए के नक्शे के एन मुताबिक बना होगा तो मैं तुम्हें 1.5 करोड़ दे दूंगा और घर ले लूंगा। तो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट है, एक बंदे ने दूसरे को 1.5 करोड़ देना है और दूसरे ने घर देना है बना के, ये ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट है। लेकिन कंटिजेंसी ऐड हो गई है एक तीसरी कंडीशन के ऊपर, अगर वो एलडीए ने अप्रूव कर दिया या एलडीए से अप्रूव हुआ हुआ। तो इसका मतलब है कि जो कंसिडरेशन है एक तरफ घर है और एक तरफ पैसा है, और जो कंडीशन है वो सिर्फ कोलैटरल है। लेकिन अगर कहानी ये हो कि एक बंदा कहे मैं तुम्हें घर बना के दूंगा, दूसरे ने कहा अगर तुमने घर बना के दे दिया तो मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा, सुनने में तो ये भी कंटिजेंट लग रहा है। लेकिन एक तरफ से बंदा घर बना के दे रहा है और दूसरी तरफ से पैसे आ रहे हैं, कोई अनसर्टन तीसरी कंडीशन नहीं है, इन दो में से एक ही चीज कंडीशन है कि अगर तुमने घर बना दिया तो मैं पैसे दूंगा, तो ये कंटिजेंट नहीं है। या एक बंदा कहा अगर तुमने पैसे दे दिए तो मैं तुम्हें घर दे दूंगा। तो कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट में जो इवेंट होता है वो सिर्फ कोलैटरल होता है। इवेंट इज नॉट द पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इवेंट इज कनेक्टेड विद द कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट की जो दो कंसिडरेशन है पैसे और घर, उसमें वो इवेंट नहीं है। लेकिन इवेंट की हैपनिंग पे ये उसे घर दे देगा, वो उसे पैसे दे देगा। बहरी जहाज के आने पे ये उसे लैपटॉप दे देगा, वो उसे पैसे दे देगा। लेकिन वेजरिंग में ऐसा नहीं होता, अनसर्टेन इवेंट ही सोल डिटरमाइनिंग फैक्टर होता है एग्रीमेंट का। यानी कि यहाँ पे अगर बाबर आजम ने सेंचुरी कर दी तो मैं तुम्हें इतने पैसे दूंगा, तो यहाँ बाबर आजम की सेंचुरी कनेक्टेड नहीं है, वही मेन कंसिडरेशन है। ये जुमला समझ आ रहा है? इन पॉइंट्स में ये सबसे टेक्निकल पॉइंट है। यहां अनसर्टेन इवेंट सिर्फ कनेक्टेड होता है और वहां अनसर्टेन इवेंट सोल डिटरमाइनिंग, वहां होता ही वो इवेंट है, और यहां असल में कुछ और हो रहा है और इवेंट साथ सपोर्ट कर रहा है। तो आईके अपने पास पेपर में एक आध दफा इसको पूछने की कोशिश की है कि एक बंदे दूसरे से कहा अगर तुम घर बना के दे दोगे तो मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा, क्या ये कंटिजेंट है? बच्चों ने जज्बात में कह दिया है कि अगर से शुरू हो रहा है तो कंटिजेंट है। तो नहीं, उसने कहा था मैं घर दूंगा, इसने कहा था मैं पैसे दूंगा। फिर उस सवाल एक और रिपीट किया कि एक बंदे ने कहा मैं अपना घर बना के दूंगा, अगर ये फलाना आर्किटेक्ट ने अप्रूव कर दिया तो फिर पैसे दे दिए जाएंगे। अब ये कंटिजेंट हो गया। क्या वेजरिंग और कंटिजेंट का फर्क समझ आ रहा है? अब किताब कुछ रूल्स बताना शुरू हो गई। इन्होंने सोचा कि आपको 6 कीमती रूल्स बता दें कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट के। अगेन पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर वो आपसे रूल्स पूछ लें तो आपको वो एंड पे जो लिखे हुए 6 रूल्स हैं वो बताने पड़ते हैं। उन 6 रूल्स में से 3-4 को मैंने टेबल के अंदर बना के कोशिश की है कि आप लोगों को थोड़ा सा समझ आ जाए। कॉमन सेंस वाली बातें हैं, खामखा उन्होंने कानून बनाने की कोशिश की है।
मैं नॉर्मली ये तजर्बा करता हूं कि लोगों से ये पूछ लिया जाए कि हाँ भाई अगर ये सिचुएशन हो तो क्या होगा, कब वैलिड होगा, कब नहीं होगा। तो लोग जो बताते हैं फिर बाद में हम देखते हैं तो इंग्लिश में वही लिखा होता है। मैं कॉन्ट्रैक्ट सोच रहा हूं कंटिंजेंट अपॉन हैपनिंग ऑफ समथिंग, आई विल डू दिस, अगर वो इवेंट हैपन हो गया। ये बहरी जहाज की एग्जांपल चूंकि थ्रू आउट चल रही है तो इससे समझाना जरा ज्यादा आसान हो जाएगा। अगर बहरी जहाज आ गया तो मैं तुम्हें लैपटॉप दे दूंगा। ये कॉन्ट्रैक्ट मैंने बनाया। अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट बना, अभी एनफोर्सेबल नहीं हुआ, अभी तो हवाई है। जब कंडीशन पूरी होगी, तो जब मैंने कहा अगर बहरी जहाज आ गया तो मैं तुम्हें लैपटॉप दूंगा, तो ये किस दिन वैलिड है कॉन्ट्रैक्ट? जिस दिन बहरी जहाज आ जाए। ये वॉइड कब होगा? अगर नहीं आए, कब तक ना आए? भाई आना तो समझ आता है ना, आ गया, नजर आ गया। ना आने का क्या मतलब है? बहुत ज्यादा टाइम गुजर जाए, ये खबर मिले कि बहरी जहाज डूब गया, इम्पॉसिबल हो गया, अब उसने नहीं होना, यानी कि अब जिंदगी भर उस इवेंट के हैपन होने का चांस नहीं है। तो यहां वैलिडिटी तो आसान बात है। अगर कॉन्ट्रैक्ट कंटिजेंट ऑन हैपनिंग ऑफ समथिंग, तो जैसी वो हैपन होगी एनफोर्सेबल हो जाएगा। वॉइड कब होगा? जब वो चीज इम्पॉसिबल हो जाए, जब वो चीज पता लग जाए कि अब ये तो होना ही नहीं है। जब होना ही नहीं है तो बस आज से ही वॉइड हो गया। जिस दिन पता लग जाए कि अब इसकी हैपनिंग इम्पॉसिबल हो गई, उस दिन वॉइड हो गया। अच्छा, मैंने अभी तक इसमें टाइम ऐड नहीं किया था, अब इसमें टाइम ऐड करते हैं। मैंने कहा कि अगर 25 तारीख तक बहरी जहाज आ गया तो मैं तुम्हें लैपटॉप बेच दूंगा। अब ये कब वैलिड होगा? अगर बहरी जहाज आए, ना सिर्फ आए बल्कि 25 से पहले पहले आए। तो अगर उस इवेंट की हैपनिंग उस टाइम के अंदर अंदर हो जाए तो वैलिड है। ये वॉइड कब होगा? अब अगेन, अब हमें अनलिमिटेड टाइम इंतजार करने की जरूरत नहीं है। या तो 25 गुजर जाए या 25 से पहले ये डूब जाए। ये बात समझ आई? तो अगर हम इसको पहले दो रूल्स को देखें, हैपनिंग ऑफ अनसर्टन फ्यूचर इवेंट, नो टाइम फिक्स, कब एनफोर्सेबल? जब इवेंट हैपन हो जाए। कब वॉइड? जब इम्पॉसिबल हो जाए। अगर टाइम फिक्स हो, विद इन टाइम हो गया इवेंट, एनफोर्सेबल। और टाइम एक्सपायर हुआ या इवेंट इम्पॉसिबल हो गया टाइम एक्सपायर होने से पहले पहले, तो खत्म। तो जो 6 रूल्स हैं उनमें से 2 रूल कितने सीधे सीधे से। फिर अगले 2 रूल इसका एग्जैक्टली मिरर है, क्योंकि उसमें नॉन हैपनिंग ऑफ अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट है। इसी एग्जांपल को रिवर्स करते हैं तो जहां वैलिड बोला था वो वॉइड हो जाएगा, और जहां वॉइड बोला था वो वैलिड हो जाएगा। मैंने कहा अगर मेरा बहरी जहाज नहीं आया तो मैं तुम्हें लोकल माल दे दूंगा। ये किस दिन वैलिड होगा? जब नहीं आएगा, यानी डूब जाएगा, उस दिन मैं लोकल माल देने का पाबंद दूंगा। और कब वॉइड हो जाएगा? जब आ जाएगा। बात उलट हो गई। मैं कहूं बहरी जहाज अगर 25 तारीख तक आ गया, तो सॉरी 25 तारीख तक ना आया तो मैं तुम्हें लोकल माल दे दूंगा। ये कब वैलिड होगा? 25 गुजर गई और जहाज ना आया, ये उससे पहले डूब गया। और ये वॉइड कब होगा? तो वही बात है, लेकिन इसमें अब रिवर्स हो जाता है। तो अगर आप देखें कि यहाँ इवेंट हैपन्स था, इधर चला गया, इवेंट इम्पॉसिबल इधर चला गया, इवेंट हैपन विद इन टाइम फिक्स यहां चला गया, और ये वाला जुमला यहां चला गया। इन चारों में से किसी को याद करने की जरूरत नहीं है। पेपर में आपने सिर्फ सोचना है, और जो कॉमन सेंस आपको बता रही होगी आप सही बात कर रहे होंगे। तो इन चारों में कोई तकलीफ नहीं है। जो 5वां है वो तो वैसे ही बड़ा मजेदार सा रूल है, इम्पॉसिबिलिटी। अगर आपने एक इम्पॉसिबल इवेंट के ऊपर वो कर दिया है, यानी ए और बी ने बैठ के एक इम्पॉसिबल इवेंट के ऊपर कंटिजेंसी रख दी है जिसने होना ही नहीं, हो सकता ही नहीं, तो वो वॉइड अब इनिशियो है। वो शुरू से ही गलत है, वो एग्रीमेंट ही गलत है। अब अगर मैं कहूं कि जी वो किसी ने कहा कि बाबर आजम ने लगातार 3 सेंचुरियां कर दी, ठीक है, उन्होंने की हुई है सर, वो रील्स में हमने देखा है उसने की हुई है। वो बचपन में की थी, कभी 6 साल पहले की होगी उसने। आप लोग भी तो रिकॉर्ड वो वाला निकालते हैं ना कि सितंबर और अक्टूबर के महीने के आखिरी 2 हफ्तों में किसने ज्यादा चौके मारे, तो उसमें बाबर आजम सबसे ऊपर होता है, विराट कोहली बेचारा 5वें-6ठे नंबर पे होता है। तो साबित कर देते हैं, देखा ये दुनिया का नंबर 1 बैट्समैन है, क्योंकि अक्टूबर और सितंबर के आखिरी 2 हफ्तों में सबसे ज्यादा चौके मारने का रिकॉर्ड इसके पास है। तो मतलब रिकॉर्ड्स भी ऐसे होते हैं जब सामने आते हैं कि वो बड़ा हिसाब लगा के, बड़े फार्मूले लगा के, जहां बाबर आजम जरा ऊपर हो जाए
तो खैर अगेन मतलब ऐसा नहीं है, वो अच्छा खेलता है, जब भी मूड में होता है तो वो अच्छा खेलता है। लेकिन हमारे प्लेयर्स जितना खेल लेते हैं बड़ी बात है, इनके ऊपर बड़े प्रेशर्स हैं। हमारे पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा होती है, फिर सिलेक्शन में सियासतें होती हैं, फिर आपस के कंफ्लिक्ट होते हैं। हम बहुत मुनज्जम कौम भी नहीं है, तो हमें को बहुत ज्यादा अच्छी ट्रेनिंग भी नहीं मिलती। टीम वाले आपस में लड़ते रहते हैं, एक दूसरे को उससे निकालते रहते हैं। फिर हम गरीब मुल्क भी हैं, फिर जुए भी बहुत ज्यादा चलते हैं, फिर खरीदने की भी कोशिशें होती हैं। अच्छा, हम बिकना नहीं चाहते, हमारे बड़े बिक जाते हैं। भाई हमने तो अच्छा खेलना है, उन्होंने हमें टीम में डाला ही नहीं, कि बहुत जज्बाती हो रहा था, ऐसे निकाल देते हैं, ये मैच तो हमने हारना है। तो इतने सारे मसलों मसाइल हैं। उन सारे मसलों मसाइल में उस सब के बाद कौम मेरी तरह की गंदी क्रिटिक, जहां थोड़ा सा डाउन होगा, हल्का खेलेगा, कहेंगे यार ऐसे तो खेलने ही नहीं आता, ये तो फजूल खेलता है, ये तो जो है ना वो इससे अच्छे तो इंडिया के बैट्समैन है। तो इतने सारे प्रेशर के बावजूद तो अगर बाबर आजम कहीं पे भी अच्छा खेलता है तो उसका वाकई बड़ा कमाल है। लेकिन उतना ही कमाल होना चाहिए जितना है। उसको जब आप बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के वो करते हैं और बहुत लड़ने चढ़ पड़ते हैं और एक दूसरे को मारने आ जाते हैं कि मेरे बाबर आजम को किसी ने कुछ नहीं कहना, तो वो जो है ना मामला, तो इतना मतलब शख्सियत पसंदी की तरफ नहीं जाना चाहिए। ठीक है, अप्रिशिएट करना चाहिए जो अच्छा कर रहा है। तो अरसा हो गया क्रिकेट देखनी छोड़ दी, बहुत मायूसी होती है। बच्चे हर दिन बड़ी होप से आखिरी मैच तक जाते हैं और वो अक्सर बता रहे होते हैं क्लास में, मैं कहता हूं अब तो पाकिस्तान इतने मैच हार गया ना, अब तो पढ़ना शुरू कर दो। नहीं सर, अगर कीनिया जिम्बाब्वे को हरा दे, अगर श्रीलंका साउथ अफ्रीका को हरा दे, ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड के मैच में बारिश हो जाए, इंडिया वाले मर जाए और जो है वो पाकिस्तान अगले 2 मैच में से 3 जीत जाए, शर्तें ऐसी होती हैं कि वो जो है ना इम्पॉसिबल। तो जैसे इम्पॉसिबल आता है, पाकिस्तान की क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंस ध्यान में आ जाती है। अब वापस इधर आते हैं। सच काफी पहले जो है ना वो, अब तो खैर बेहतर हो गया, काफी पहले आईकेप में एक इस तरह से था, क्रैश कोर्स था, तो उसमें जो है वो मैं ये इसी की एग्जांपल दे रहा था। तो जब ये आया ना कि इम्पॉसिबल इवेंट, तो मैंने कहा फर्ज करें कि अगर एक बंदा दूसरे से कहे कि अगर लाहौर कलंदर पीएसएल जीत जाए, को उस वक्त तक 4-5 पीएसएल हो चुके हुए थे और वो गरीब बेचारे हर दफा फाइनल के आसपास ही फौत हो जाते थे। तो वो लाहौर में मैं खड़े होकर जब ये बात कर रहा था तो बच्चों में बहुत ज्यादा लाहौर से था कि लाहौर वाली टीम जीतेगी, हर दफा बड़ी उम्मीद लगाते थे, हार जाती थी। अब तो शायद 1-2 दफा जीत चुकी है, 2 दफा जीत चुकी है, 3 दफा जीत चुकी भी है। अगर आप देखेंगे ना पिछले रिकॉर्ड देखेंगे तो आपको शुरू में 3-4 या 4-5 दफा ऐसा नजर आएगा कि वो बड़े करीब पहुंचते थे और आउट हो जाते थे। तो उधर फिर मैंने ये एग्जांपल दी थी कि अगर लाहौर कलंदर पीएसएल जीत जाए तो वो उस वक्त का इम्पॉसिबल इवेंट था, लेकिन लाहौर वालों ने उसे पॉसिबल बना दिया। तो इम्पॉसिबल का मतलब, समझाने का मतलब ये है कि रियल इम्पॉसिबिलिटी की बात हो रही है, जो डिफिकल्ट और इम्पॉसिबल में फर्क है। तो बाबर आजम हो सकता है 15 मैचों में लगातार सेंचुरी कर ले। जिस बात पे आपको खुद हंसी आ जाए तो फिर आप क्यों एडवोकेट करते हैं उसे? अगर तो ये इतना ही मुश्किल है तो फिर इसका मतलब आपने गलत हीरो बनाया हुआ जहन में। चल, सच एग्रीमेंट आर वॉइड वेदर इम्पॉसिबिलिटी ऑफ इवेंट इज नोन और नॉट टू द पार्टीज। पार्टीज को पता है या नहीं पता, वो बहरी जहाज डूब चुका है और ए बी से कह रहा है मेरा बहरी जहाज आ गया, देखना मैं तुम्हें मालो माल कर दूंगा। अब वो बहरी जहाज में माल आ रहा है और बहरी जहाज ही डूबा पड़ा है और दोनों को ही नहीं पता कि बहरी जहाज डूबा हुआ है। तो इम्पॉसिबिलिटी पता है या नहीं पता, अगर एक चीज है ही इम्पॉसिबल तो वो एग्रीमेंट शुरू से ही वॉइड है। डन। आखिरी और सबसे ट्रिकी पॉइंट, फ्यूचर कंडक्ट ऑफ अ पर्सन। इसकी एक ओरिजिनल लैंग्वेज और एक पे मैंने थोड़ी सी रिवाइज लैंग्वेज लिखी हुई है, लेकिन को बहुत ज्यादा फर्क नहीं है दोनों में। फ्यूचर कंडक्ट ऑफ अ लिविंग पर्सन। समटाइम क्या होता है, इवेंट कोई इवेंट नहीं होता, एक इंसान का एक एक्शन होता है और आप कॉन्ट्रैक्ट को कंटिंजेंट कर लेते हैं एक इंसान के फ्यूचर इवेंट से रिलेटेड कि वो बंदा ऐसे करेगा। फॉर एग्जाम्पल, 2 दोस्त आपस में एग्रीमेंट कर लेते हैं, अगर आब्दी साहब ने मॉक लिया तो हम जाके मॉक देंगे और जिसके ज्यादा नंबर होंगे वो दूसरे से समोसे खाएगा। अब आपस में एक एग्रीमेंट कर लिया, किस चीज के ऊपर डिपेंडेंट, अगर आब्दी साहब ने मॉक कंडक्ट किया, एक इंसान के फ्यूचर एक्शन के ऊपर डिपेंडेंट। तो अगर कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट ऐसे हो कि हम एक इंसान के फ्यूचर इवेंट से उसको कनेक्ट कर रहे हो, तो ये उस दिन वैलिड होगा जिस दिन वो इंसान वो वाला एक्शन करेगा। तो ये तो आसान बात है। मुश्किल बात है कि वॉइड कब होगा, जब वो इंसान वो काम नहीं करेगा। अब वो काम टाइम बाउंड हो तो फिर तो समझ आता है कि
अगर आब्दी साहब ने अगले 2 हफ्ते में वो मॉक ना लिया तो ठीक है, लेकिन अगर टाइम भी डिफाइन ना हो तो अब ये कब वो वर्ड होगा, जब ये इम्पॉसिबल हो जाए। ये इम्पॉसिबल कब हो सकता है, या तो उस बंदे की डेथ से हो सकता है, या वो खुद ही एक्सप्रेसली अनाउंस कर दे हमने लेने ही नहीं मॉक इस दफा। तो ये जो जुमला उसने कह दिया कि हमने मॉक नहीं लेने, इससे ऑटोमेटिकली वो वाला एक्शन कि ये मॉक लेंगे वो खत्म हो जाता है। अगर फ्यूचर इवेंट डिपेंडेंट हो किसी लिविंग पर्सन के एक्शन के ऊपर, मैं अक्सर इसको समझाने के लिए एक लोकल एग्जांपल देता हूं, एक बाप दादा और पोते की। कि बच्चा अपने बाप से कहता है कि जी क्या आप मुझे 5 मरले का एक प्लॉट देंगे, मेरे सारे दोस्तों को उनके अब्बा जी ने इस तरह से उनके नाम पे रखवाया हुआ है, आप भी मेरे नाम पे रखवा दें। उन्होंने कहा बेटा वो तुम्हारे जो दोस्त हैं उनका अपना निजाम होगा, हमारे यहाँ ये मामला नहीं है, तुम्हारे बाप को भी अभी तक तुम्हारे दादा की तरफ से प्लॉट नहीं मिला, बचपन में क्या बड़े होके भी नहीं मिला, तो और तुम प्लॉट जितनी उम्र के हो गए हो कि जो है ना वो मुझे प्लॉट चाहिए। चलो एक काम करते हैं, अगर तुम्हारे दादा ने मुझे प्लॉट दे दिया तो मैं तुम्हें प्लॉट दे दूंगा। कंटिंजेंट हो गया दादाजी के एक्शन पे और टाइम डिफाइन नहीं किया। अब ये इवेंट वैलिड कब होगा, जब दादाजी प्लॉट दे दें। अब वैलिड तो सबसे आसान बात है, प्रॉब्लम क्या है, वॉइड। अब या तो दादाजी का इंतकाल हो जाए खुदा ना खास्ता, इवेंट इम्पॉसिबल हो गया, या दादाजी कुछ जैसे इवेंट इम्पॉसिबल हो जाए, दादा वो प्लॉट ही बेच दे। अगर वो प्लॉट ही बेच दिया तो जिन पे तकिया था वो पत्ते हवा दे गए, जो जिस पे भरोसा था कि हाँ भाई इसके ऊपर ही तो सारी बात है। तो अब दादा की ये हरकत इस चीज को इम्पॉसिबल बना देगी कि अब दादा वैसा करें जैसा कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ था। बात समझ आई? दादा बाद में दोबारा भी तो प्लॉट खरीद के दे सकते हैं, लेकिन अगर एक दफा बेच दिया तो हम मान लेंगे कि बस अब दिल टूट गया, अब हमने फर्दर कंटिजेंसीज को नहीं ध्यान में रखना। या दादा वही प्लॉट चाचे को दे दें, बाप के बाप भाई को दे दें, तो भी दादे के सेक्शन ने इस चीज को इम्पॉसिबल बना दिया। हो सकता है बाद में वो चचा ही प्लॉट वापस दादा को दे दे और दादा वापस इनको दे दे। हमने इतना आगे तक नहीं सोचना, फर्दर कंटिजेंसीज नहीं सोचनी। तो इसकी इंग्लिश तकलीफ दे हो जाती है। अगर कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट डिपेंड करता था एक इंसान के फ्यूचर एक्शन पे और वो कुछ ऐसा करे जिसके बाद ऐसा ना कर सके जैसा तय किया था, तो ये वॉइड हो जाएगा, अनलेस फर्दर कंटिजेंसी आगे वाली चीजों को हम कंसिडर करें। तो इसकी इंग्लिश थोड़ी सी पेचीदा है। ए फ्यूचर इवेंट इज द वे इन विच अ पर्सन विल एक्ट एट एन अनस्पेसिफाइड टाइम। अगर फ्यूचर इवेंट एक एक्शन है जिसमें स्पेसिफाइड टाइम नहीं है, स्पेसिफाइड टाइम हो पे तो बहुत आसान हो जाएगा, टाइम गुजर गया तो ठीक है, वॉइड हो गया। अगर एक अनस्पेसिफाइड टाइम का एक इवेंट डिफाइंड है कि ये बंदा अगर ऐसा करेगा, इवेंट शैल बी कंसिडर्ड टू बिकम इम्पॉसिबल व्हेन सच पर्सन, जब वो बंदा डज एनीथिंग, कुछ ऐसा करे विच रेंडर्स इट इम्पॉसिबल, जो इस चीज को नामुमकिन बना दे, दैट ही शुड सो एक्ट। अगर वो कुछ वैसा करे जो इम्पॉसिबल कर दे ऐसा करने को, और ऐसा क्या था, बाप को प्लॉट देना, और वैसा क्या था, चाचे को प्लॉट देना। अगर वो कुछ वैसा करे जिसके बाद वो ऐसा ना कर सके, इवेंट शैल बी कंसिडर्ड इम्पॉसिबल व्हेन सच पर्सन डज एनीथिंग, जब वो बंदा कुछ ऐसा कर दे which renders it impossible, जो impossible बना दे, that he should so act, कि वो ऐसा करेगा within any definite time और otherwise than under further contingencies को इग्नोर करके सोचना है। ये नहीं सोचना अगर वैसे करके ऐसे करके ऐसे। वो जैसे पाकिस्तानी टीम होती है ना, तो जब वो फाइनल से आउट होती है तो मान लिया करें वो आउट हो गई है, तो वो जो आपकी अदर फर्दर कंटिजेंसी होती है ना कि उस मैच में बारिश हो जाए, उस मैच के पॉइंट्स ड्रॉ हो जाए, उस मैच में ऐसा हो जाए। वो साउथ अफ्रीका की टीम जो है वो जब कीनिया से खेल रही हो तो कीनिया जो है वो 450 स्कोर करे और साउथ अफ्रीका को 13 के अंदर अगर आउट कर दे तो फिर पाकिस्तान का रन रेट बेहतर हो जाएगा और पाकिस्तान। तो ये है वो फर्दर कंटिजेंसी। समझ आ रही है? तो पेपर में कभी भी भूल जाए तो समझ जाना, वो जो आप खुद ही से सोचना शुरू कर देते हैं ना, इतना आगे तक नहीं जाना। अगर वो कुछ ऐसा करे जिसके बाद वो वैसा ना कर सके और नजर आ जाए तो वो इम्पॉसिबल हो जाएगा। इसकी एक थोड़ी सी डिफरेंट इंग्लिश मैंने किताब में सबसे एंड पे 1-2 लाइनों में अलग से भी लिखी हुई है। असल में ये जुमला ऐसा है कि इसमें थोड़ा भी हेरफेर करें ना तो उसका कानूनी मतलब आगे पीछे हो जाता है। तो एहतियातन एक और थोड़ी सी अल्टरनेट लैंग्वेज है, आपको जो लैंग्वेज प्यारी लगे आप उसके हिसाब से इसको याद रख सकते हैं। तो चैप्टर नंबर 5 इतना सही है, चैप्टर 5 चैप्टर 8 दोनों बेचारे नन्हे मुन्ने से चैप्टर है। कल का भी इसी तरह से टारगेट है, कल भी 2 प्यारे से चैप्टर हमारे इंशाल्लाह फोकस में 9 और 10।
तो इंशाल्लाह मिलते हैं। फ्राइडे वाला दिन का सिर्फ ये टाइम है, हम कल से दोबारा अपने ओरिजिनल टाइम पे वापस चले जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक जी।